वेलकम टू अ न्यू सेशन और आज हम लोग अपने फ्रीलांस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग के जो पीछे सेशंस हो रहे हैं, जो दूसरी भी आप लोग की क्लासेस चल रही हैं, वो अच्छी चल रही होंगी। और ये वाली क्लास कुछ आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स इसका वेट करते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग थोड़ा-सा एक और प्लेटफ़ॉर्म है फ्रीलांसर, उसको देखेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है फ्रीलांसिंग में, उसको हम लोग किस तरह कंडक्ट करेंगे। ओवरऑल फ्रीलांसिंग में जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई ऑर्डर आता है या हमें कोई क्वेरी आती है, तो उसको हम किस तरह कैटर करेंगे। कितने स्टेजेज़ हैं उसके, प्रपोज़ल राइटिंग को हम थोड़ा-सा देखेंगे। तो इन सारे सिनेरियोज़ को आज हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग गिग बनाना मैंने आप लोग को बता दिया है कि गिग आप लोगों ने किस तरह एसईओ फ्रेंडली गिग बनानी है। अब बेसिकली हम लोगों ने प्रपोज़ल राइटिंग की तरफ जाना है और इंशाल्लाह हम लोग जो कल की क्लास है उसमें हम लोग कुछ ऐसे टूल्स भी सीखेंगे कि हम लोग एटलीस्ट इतने कैपेबल हो जाएँ कि हम एक सैंपल बना सकें। और वो थोड़ा टाइम लगेगा डिज़ाइनिंग को, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव लिमिटेड क्लासेस, बट ये है कि हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा-सा जल्दी कवर अप करें। सो आज का जो टॉपिक है वो मैं लिख भी देता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है कम्युनिकेशन, फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्रीलांसिंग। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में जो है फेजेस कितने किस्म के होते हैं, और प्लस हम देखेंगे फ्रीलांसर डॉट कॉम पे आप लोग को साइन अप कराना। ठीक है, उस पे आप लोगों को थोड़ा-सा ओवरव्यू देना, साइन अप प्लस ओवरव्यू। ऑलराइट, तो इसको हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रीलांसर को लेकर मैं आप लोगों को उसका प्रोसेस बताता हूँ कि फ्रीलांसर है क्या। जिस तरह फाइवर है उसी तरह की हमारे पास एक वेबसाइट है। सो लेट्स गो इनटू दैट। आप लिखेंगे इस पे फ्रीलांसर, फ्रीलांसर आप सिर्फ लिखें, तो गूगल पर जब आप लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट नज़र आ जाएगी freelancer.tk। इसको आप जब क्लिक करोगे, ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है साइन अप का। तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो विथ योर सेम ईमेल जिससे आप लोगों ने फाइवर साइन अप किया, एंड यू जस्ट जॉइन फ्रीलांसर। इसमें जब आपने जब साइन अप करना है तो आप लोगों से वही इन्फॉर्मेशन मांगेगा। नंबर वन, ये देख ले, इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल सी है। आपसे पूछेगा क्या आप बायर हो या सेलर हो। सेकेंडली आपसे वो आपका यूजर नेम पूछेगा, तो जो आपने फाइवर पर यूजर नेम किया है वही आप मिलता जुलता यूजर नेम यहाँ भी रख सकते हैं। और आपसे आपका फुल नेम पूछेगा। आपका फुल नेम जो है ना, इस पे गलत नहीं होना चाहिए। वो आपका जो पासपोर्ट वाला या जो आईडी कार्ड वाला नेम है वही हो तो बहुत बेहतर है। ये आपने फ्रीलांसर के हवाले से याद रखना है कि आपका फुल नेम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए। सो व्हेन यू जॉइन फ्रीलांसर तो आपको ये ईमेल वगैरह वो माँगता है। मैंने ऑलरेडी जो है वो जॉइन कर लिया था, तो मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाउ इट वुड लुक। प्लीज़ आप लोग इसका पासवर्ड अपने पास याद रख लीजिएगा, और पासवर्ड नहीं आप लोगों ने भूलना है इसका। आप लोग जब इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इसका वही सारा प्रोसेस है। आपने साइन अप करना है। साइन अप करेंगे तो आपने अपना ईमेल वेरीफ़ाई करना है। ईमेल वेरीफ़ाई करने के बाद आपने लॉगिन करना है। जिस तरह आप किसी भी एक यानी जो वेबसाइट पे साइन अप का तरीका होता है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह की जो है ना लेआउट दिखता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ब्राउज़ प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये क्लेम योर फ्री मेंबरशिप। यानी मैं इसमें थोड़ा-सा बताता हूँ कि इसमें वर्किंग किस तरह होती है। यहाँ पर 2 किस्म के काम करने के तरीके हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ना लोग जिस तरह रोज़ी.टीके नहीं है, उस तरह यहाँ पर लोग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जॉब्स अपलोड करते हैं, प्रोजेक्ट्स जिनको हम कहते हैं। अब वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसपे हम लोग एक बिड करते हैं। बिडिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एक कवर लेटर या प्रपोज़ल राइटिंग करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि व्हाई आर वी द परफेक्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ऑलराइट? सो उसमें ये होता है कि देखिए फाइवर में ऐसे हम काम करते हैं, हम लोग गिग बना रहे थे, गिग बना रहे थे और लोग हमारे पास चल के आ रहे थे उस गिग को खरीदने के लिए, उस लिस्टिंग को खरीदने के लिए। यहाँ पर थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम लोग जो है लोगों के पास जाएँगे प्रपोज़ल लेकर के, भाई हम आपका प्रोजेक्ट इस तरह कर सकते हैं, एंड व्हाई यू शुड सेलेक्ट अस। तो ये आप थोड़ा-सा डिफरेंस इसमें अंडरस्टैंड कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इसमें बिडिंग होती है, प्रपोज़ल राइटिंग होती है, और यहाँ पर शुरू में हमें जो प्रपोज़ल राइटिंग के वो जो मिलते हैं फ्री मेंबर,
कि ये 6 बिड्स मिल रही हैं, और क्या कहते हैं 6 बिड्स ये ना हर 3 या 4 दिन बाद रिफ्रेश होती हैं। आप जब ये 6 बिड्स यानी रिप्लेनिश होती हैं, दोबारा से आ जाती हैं, तो फ्री मेंबर को ये मिलती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल फ्री में एक यानी ये मेंबरशिप ये लेना चाहते हैं, फ्रीलांसर रिवॉर्ड्स 100 बिट्स पर मंथ, फ्रीलांसर रिवॉर्ड ये क्लेम इट फॉर फ्री, यहाँ पे स्टार्ट योर ट्रायल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। अगर आपके फॉर एग्जांपल किसी रिलेटिव का है, किसी का है, उसमें से फॉर एग्जांपल जिस तरह वो नहीं होता नेटफ्लिक्स का रजिस्ट्रेशन आपने करनी होती है, सिर्फ वो आपसे कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, और आपको बेसिकली जो है ना अपना ये फॉर एग्जांपल ऐड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ऑलराइट, और आपकी वो सिंपली एक हाफ फीस या कुछ इस तरह फीस काटेंगे और आप लोगों को फ्री ट्रायल दे देंगे। तो ये आप फ्रीलांसर पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसके लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से उसी पेज पर आ जाएंगे जिस तरह फाइवर पर है। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये अगर इधर आऊं तो यहाँ आपका यूजर नेम नजर आएगा, आपको 0 USDT नजर आएगा। इस पे जब आप माउस लेकर आएंगे तो आपको इस तरह व्यू प्रोफाइल एंड ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे। हमारा यहाँ पे बेसिकली सरोकार व्यू प्रोफाइल्स है। व्यू प्रोफाइल पे जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर बेसिकली जिस तरह हमने फाइवर पर अपनी प्रोफाइल सेटअप किए, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेटअप करेंगे। मैं एडिट प्रोफाइल पर जाऊंगा तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, अपना एक प्रोफेशनल हेडलाइन टाइटल लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग एग्जैक्टली जो आपकी फाइवर की जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन है वही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जो आपने फाइवर पे डिस्क्रिप्शन लिखी वही आप यहाँ लिखेंगे। प्रोफेशनल हेडलाइन क्या है, बेसिकली आप एक चीज बताते हैं कि व्हाट आर यू एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल जब आप कोई सीवी बनाते हैं तो आप उस पर लिखते हैं कि आई एम अ वीडियो एनिमेटर, आई एम अ यानी स्पेसिफिक एक टर्म यूज करते हैं, आई एम अ प्रोजेक्ट, आई एम अ लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो स्पेसिफिक टर्म यूज होती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ स्पेसिफिक एक टर्म यूज किया, मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने लिखा है कि मैं लोगो एंड मोबाइल ऐप डिजाइनर हूँ। तो ये थोड़ा सा आप इस तरह इसकी हेडलाइन लिखते हैं स्पेसिफिक किस्म की। उससे क्या होता है आपकी प्रोफाइल एसईओ फ्रेंडली होती है और आप लोगों को जो है एक काफी एक प्रोफेशनल एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कि बायर को पता होता है कि ओके ही इज अ लोगो डिजाइनर एंड मोबाइल ऐप डिजाइनर। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जिस तरह हम डिजाइनिंग की स्किल्स पढ़ते जाएंगे, जिस तरह लोगो की पढ़ेंगे, बिजनेस कार्ड की पढ़ेंगे, और मुख्तलिफ चीज़ों की पढ़ेंगे, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ये वेरिफिकेशंस हैं कुछ जो हम लोगों ने करवानी है लाजमी यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग ने अपना फेसबुक कनेक्ट कर लेना। जिस तरह मैंने फाइवर की बताई थी, आपने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, इसी तरह यहाँ पर भी है। आपने अपना फेसबुक कनेक्ट कर लेना है, ईमेल कनेक्ट करना है, फ़ोन वेरीफाई करना है। ये तीनों चीज़ों तो आप ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों चीज़ें हैं। अब इन तीनों चीज़ें में पेमेंट वेरीफाई अभी आप नहीं कर सकते। मैं इसका ऑब्वियसली आप लोगों को तरीका यही बताऊँगा कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का डेबिट कार्ड या आप लोग का अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो उसके थ्रू आप अपनी ये पेमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपना कार्ड एंटर करके। दूसरा तरीका ये है कि आई विल चेक कि अगर हम अब ये अलाउ कर रहे हैं आजकल कि अगर हम किसी और का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वेरीफाई करा लें, तो वो मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। आइडेंटिटी वेरीफाई ये इम्पोर्टेंट है, इसको जब आप क्लिक करेंगे वेरीफाई, ये देखें फ़ोन वेरीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ, तो वो कहेगा कि अपना फ़ोन नंबर एंटर करो। ही इज़ आस्किंग मी, ये देखिए सारे पॉइंट्स हैं। सो मुझे तकरीबन 60 तकरीबन ये पॉइंट्स अपने इंक्रीज करने हैं। 20 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर फेसबुक कनेक्ट करने में 20 पॉइंट्स मिलेंगे, लिंक्डइन कनेक्ट करने में वेरीफाई आईडी ये भी मैं बताता हूँ क्या है, फोन नंबर वेरीफाई करने में 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ईमेल एड्रेस 5 पॉइंट्स, और डेबिट और क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करने में 45 पॉइंट्स। तो ये सारे अगर आप करते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपके फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स में ट्रस्ट का लेवल बिल्कुल हाई होता है आप पे। सो ऐड फ़ोन नंबर पे अगर क्लिक करेंगे तो आपसे अपना नंबर माँगेंगे और आप फिर वेरिफ़िकेशन करा सकते हैं। उसके बाद आई जस्ट गो बैक अगेन उसी पे, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी वेरीफाई पे अगर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आप लोगों से वो कहेगा कि अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कराएँ। नाउ बेसिकली फाइवर इस तरह की जो है ना उन्होंने प्रोसीजर नहीं रखा हुआ, इन्होंने रखा हुआ है और यहाँ पर बेसिकली इनका मकसद यही है कि आप लोग वो ये एनालाइज़ करें कि क्या वाक़ई जो हमें फ्रीलांसर जॉइन कर रहा है, क्या वो ओरिजिनल भी है कि नहीं? क्या वो कोई फेक आइडेंटिटी तो नहीं है? क्या वो कोई स्पैम तो नहीं है? तो वो क्या करते हैं आपसे कहते हैं कि ये आपने 3 स्टेप से गुज़रना है और फिर आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप वो कहता है कि आपने अपना कोई पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, आईडी कार्ड उसकी फ्रंट और बैक कॉपी जो क्लियर हो वो अपलोड करनी है। उसके बाद वो आपको एक यूनिक कोड देंगे ईमेल के थ्रू और आपने बेसिकली वो यूनिक कोड एक पेपर पर लिखना है और अपना आईडी कार्ड पकड़ना है, किसी को कहना है आपकी पिक्चर ले, इस तरह देखें आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फेस होगा, एक हाथ में आईडी कार्ड पकड़ा होगा, एक हाथ में आपने पेपर पकड़ा होगा जिस पे आपने वो ही कोड लिखा होगा जो उन्होंने प्रोवाइड किया होगा। यू मस्ट प्रोवाइड अ फोटो ऑफ योरसेल्फ होल्डिंग द यूनिक कोड एंड योर आईडी साइड बाय साइड। फिर वो अगर आप कर लेते हैं सेकंड स्टेप वो अप्रूव होता है, फिर आपका थर्ड स्टेप आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब आपने जो आपके फॉर एग्जांपल नेशनल आईडी कार्ड पे, पासपोर्ट पे एड्रेस है वही आपने प्रूफ करना होता है अपनी बैंक स्टेटमेंट से, यूटिलिटी बिल से, रेजिडेंट आईडी परमिट से जो आपके नाम पर हो। देखें, इसलिए मैं अक्सर ना स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि भाई अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह जो है ना ये सॉर्ट आउट कर लिया करें। मतलब अब तो अगर अभी तक आप लोग का नहीं है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग बिकॉज़ वी ऑल आर एडल्ट्स एंड मैच्योर पीपल हियर। तो हम सबका बैंक अकाउंट होना बहुत लाज़मी है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जैसी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक स्टेटमेंट जैसी चीज़ें हो गई या आपके नेम पे कोई बिल निकला हुआ है, वो आपको बड़ा हेल्प करता है अपनी आइडेंटिटी वेरीफ़ाई कराने में, अपना एड्रेस वेरीफ़ाई कराने में। सो व्हेन यू कंफर्म ऑल दीज़ स्टेप्स आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने उन्होंने स्टेप्स बताए, मैं अगर वेरीफ़ाई माय आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूँ, तो ये 3 मुझे स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। अपनी इन्फॉर्मेशन दूँगा पहले, फिर की कोड वेरिफिकेशन कराऊँगा, फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस कराऊँगा। अच्छा, मैं अपनी ये वेरिफिकेशन कराए बगैर प्रोजेक्ट विन कर सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं अपने ये वेरिफिकेशन किए बगैर मैं ना प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं दिखाता भी हूँ, आप लोग किस तरह प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये बेशक लिख लें अपने पास कि आप जब तक वेरीफाई नहीं होंगे, तब तक आप अपनी पेमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है? जब तक आप वेरीफाई नहीं होंगे, तब तक आप पेमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो गाइस ये था आप लोगों की वेरिफिकेशन और ये सारी अपनी प्रोफाइल कंप्लीशन का रिलेटेड टू फ्रीलांसर। उसके बाद आप लोग जब ये फ्रीलांसर पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपका बेसिकली डैशबोर्ड है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट हो चुकी है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आपकी बिड्स कितनी यूज हो चुकी हैं, ये सारी चीजें। और अगर कोई चीज रह गई है तो वो यहाँ पे भी आपको बताता जाता है कि आप वो चीज कर लें। यहाँ पर ये आपको इनबॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनबॉक्स में आपको वो सारे लोग नज़र आएँगे, आपके क्लाइंट्स जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है। फीडबैक में बेसिकली फीडबैक के वही होता है यानी कि आपको कितने प्रोजेक्ट से रिव्यू मिलना है, ये देखिए प्रोजेक्ट्स रेटिंग फीडबैक। माय प्रोजेक्ट्स जो आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जिन पे आपने बिड की हुई है, करंट वर्क यानी करंट चल रहा है, पहले किया हुआ है। और कॉन्टेस्ट एंट्रीज यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 किस्म के प्रोजेक्ट काम करने का तरीका होता है। एक प्रोजेक्ट्स होता है, एक एंट्रीज कॉन्टेस्ट एंट्रीज होती हैं। नाउ उसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक कॉम्पिटिशन रखते हैं और उसमें मुख्तलिफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक डिजाइनर एक बायर जो है एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है कि ओके मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसको मुझे इस तरह डिजाइन करवाना है। तो मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, उसका अपना एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाकर एक एंट्री अपलोड करते हैं जिसको वो बायर सेलेक्ट करता है बेस्ट, और उसको वो प्रोजेक्ट रिवॉर्ड कर देता है। तो यहाँ पर आपको सारा उसका डेटा, अगर आपको कोई रिवॉर्ड हुआ है, नहीं हुआ, पेंडिंग है या आपको रिवॉर्ड मिल चुका है, वो आपको सारा यहाँ पर नज़र आ सकता है। लेकिन मेन काम हमारा यहाँ पर है, हम लोगों ने ब्राउज़ पर जब जाना है तो जब ब्राउज़ पर जाएँगे तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टेस्ट। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और फ्रीलांसर्स को भी कर लेता हूँ। यानी हम लोग यहाँ पर बेसिकली
प्रोजेक्ट्स भी सर्च आउट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट को भी सर्च आउट कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स को भी सर्च आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी है, यानी ये प्रोजेक्ट्स को हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो प्रोजेक्ट बेसिकली एक जॉब होती है, एक आपका स्पेसिफिक, आप लोग याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक आवरली प्रोजेक्ट्स होते हैं। नाउ व्हाट आर फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आर आवरली प्रोजेक्ट्स? फिक्स प्रोजेक्ट्स ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट ने कहा कि मेरा टोटल बजट $250 है और आप कितने दिन लेंगे? 14 दिन लेंगे। ओके, तो फाइनलाइज कर लेते हैं कि 14 दिनों के अंदर आप मुझे वेबसाइट बना कर देंगे और उस पर कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आप कितने घंटे काम करें, आपकी अपनी मर्जी है, बस मुझे वेबसाइट बनवानी है 14 दिनों के अंदर, तो मैं उसके $250 पे करूंगा। तो ये हो गया आपका फिक्स प्रोजेक्ट। अब एक प्रोजेक्ट ये है कि क्लाइंट कहता हो कि आपने 14 दिनों के अंदर बनानी है और रोज आपने 3 घंटे काम करना है। आप एटलीस्ट 3 घंटे रोज के लगाएं वेबसाइट पर, तो मैं उसके आपको जो है ना तकरीबन $8 दे देता हूँ, $60 दे देता हूँ पर आवर। तो अब उसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपका वो पर आवर बेसिस पर जो है ना अमाउंट एक्यूमुलेट होती जाती है। फॉर एग्जांपल एक दिन 3 घंटे काम किया, $8 के हिसाब से $24 बनता है। तो 14 दिनों को आप $24 से कैलकुलेट कर लें, शायद उतनी ही अमाउंट बनेगी। 14 दिनों को आप कैलकुलेट, मैंने कितना बताया था, आठ नहीं सॉरी 24 से 336, यानी वो अक्यूमुलेट करके चाहे आप कान इधर से पकड़ लें चाहे उधर से पकड़ लें, आवरली रेट में भी वही चीज बन जाती है, बस उसने आवर स्पेसिफाई कर दी होती है कि आपने दिन के इतने आवर्स आप काम कर लें या आप टोटल इतने घंटे काम करेंगे इस वेबसाइट पे। तो फॉर एग्जांपल होता नहीं है कि आपने कोई चीज किसी को बनने दिया, आप उससे पूछते हैं कितने घंटे लगेंगे, तो वो कहेगा कि 8 घंटे लगेंगे, तो आके आप पिक कर लेना। तो आप बस ये बताएंगे कि ओके इस वेबसाइट पे टोटल तकरीबन यानी आपके काम वेबसाइट पे टोटली काम करने के जो एक्चुअल घंटे लगेंगे वो लगेंगे 42 आवर्स लगेंगे। सो 42 आवर्स लगेंगे और आप देख लें कि आपने किस तरह उसका पे करना है। तो हम उससे ये चीज रियलिस्टिक बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि इस वेबसाइट पर काम करने के लिए हमें इतने घंटे लगेंगे। तो इसलिए शुरू में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग फिक्स प्रोजेक्ट्स पकड़ें, क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता होगा कि कितने घंटे लगेंगे वेबसाइट पर काम करने के लिए, या कितने घंटे लगेंगे लोगों पर काम करने के लिए, या कितने घंटे लगेंगे बिजनेस कार्ड पर काम करने के लिए। सो व्हाट हैपन इज कि हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि हम लोग पहले एक दफा फिक्स बेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर लें, फिर हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा इतने घंटे इस पर लग सकते हैं, फिर हम आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी पकड़ सकते हैं। गेटिंग बैक टू फ्रीलांसर, अच्छा यहाँ पर आप लोगों को ये दो प्रोजेक्ट्स की टाइप्स नजर आ रही हैं, आप दोनों सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई एक सर्च आउट करना चाह रहे हैं तो एक भी कर सकते हैं, यानी आप इसको आवरली प्रोजेक्ट्स को अनटिक कर दें, आप कहते हैं कि आपने सिर्फ फिक्स प्रोजेक्ट्स पर ही काम करना है, जो कि मैं शुरू में आपको रेकमेंड करूंगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कितनी जॉब्स अभी लेटेस्ट अपलोड हुई हैं। याद रखिएगा जो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना आप लोग ने अपनी स्किल्स भी एंटर करनी है। मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी स्किल्स किस तरह एंटर करनी है, वो मिस हो गया। अपनी प्रोफाइल पर हम दोबारा जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास ये आप लोग को जो प्रोफाइल नजर आ रही है, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट, फिर हम उस पर जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को अपनी एडिट प्रोफाइल पे जब हमने जाना है तो आपने अपनी फाइवर वाली ही जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पर एंटर कर देना। नंबर 1 चीज ये। नंबर सेकंड चीज ये कि यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल हेडलाइन, एक प्रोफेशनल टाइटल लिखना है जिसमें आप बता रहे होंगे कि आप क्या करते हैं, नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, बट आप कोई स्पेसिफिक टर्म यूज कर लें। फॉर एग्जांपल आई एम अ क्रिएटिव लोगो डिजाइनर, आई एम अ क्रिएटिव बिजनेस कार्ड, समथिंग लाइक दैट, ताकि जो स्पेसिफिक हो। या अगर आप शुरू में आपने ग्राफिक डिजाइनर रखी हुई है तो इंशाल्लाह भी जब हम स्किल सीखते हैं तो आप अपनी इस टाइटल को जरूर चेंज कर लेना। याद रखिएगा टाइटल आपका जनरल नहीं स्पेसिफिक होगा तो लोग आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे। पिक्चर आपने अपनी ओरिजिनल रखनी है, कोशिश करें ओरिजिनल रखें, अगर नहीं तो कोई डिजाइन बनाकर किसी मोनोग्राम का डिजाइन या कोई आपका डिजाइन बना हुआ उसको बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लें। ये फाइवर के आगे यानी फाइवर से कंपेयर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपलोडिंग फेक पिक्चर। ये मैंने किसी एक की ऐसी डिजाइन की पिक्चर लगाई हुई है तो अभी तक इसने रिमूव नहीं की। आवरली रेट अगेन ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल आप ना एक अपना एक आवरली रेट, एक जनरल आवरली रेट सेट करता है। फॉर एग्जांपल एक लेबर है,
उससे हम कहते हैं कि आपका आपका रेट क्या है, वो जो एक टर्म यूज़ होती है, दिहाड़ी रेट क्या है, आप कितना पैसा लेते हैं घंटे का या दिन का? तो वो आपको बताते हैं कि हम 500 लेते हैं, 1000 लेते हैं और काम मतलब आपने उनसे एक आपको अमाउंट पता लगे कि वो घंटों का कितना ले रहे हैं, दिन का कितना ले रहे हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप आवरली प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आवरली प्रोजेक्ट पर हायर किया जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं जनरली $10 या $5 इसकी अमाउंट आपने 5 से $10 रखनी है। तो शुरू में मैं 5 रख लेता हूँ, तो मिनिमम मैं $5 उसके चार्ज करूँगा। आपने जब ये इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, आपने यहाँ से सेव कर देना है। और यहाँ पर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएँगी। आपका ये नहीं चेंज हो सकता कि आप कहाँ से हैं। सियालकोट यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ से प्रोफ़ाइल बनाई है। सो ये चीज़ है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्टफ़ोलियो आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली आप लोगों के पास पोर्टफ़ोलियो आइटम्स नहीं हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट हम लोग इंशाल्लाह जिस तरह क्लास पढ़ रही है फ्रीलांसिंग की, हम लोग क्विकली देखेंगे कि पोर्टफोलियो आइटम्स हमने किस तरह बनाना है। यहाँ पर आप लोगों का ऐड पोर्टफोलियो आइटम है और आप लोग यहाँ पे सिंपली टाइटल रख सकते हैं उसका कि ये किस बारे में है। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट अपलोडिंग, मैं आपको क्विक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये अपलोड कर रहा हूँ रैकॉन टारगेट योर गियर और ये बेसिकली है गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो मैं इसको जब अपलोड करूँगा तो यहाँ पर मैं ये टाइटल लिखूँगा रैकॉन, ठीक है? यहाँ पर हम लोग जो है रैकॉन स्टूडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इमेजेस एंटर करनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बता देंगे कि बेसिकली जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, देखें आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं किसी न किसी कंपनी के लिए, किसी न किसी ब्रांड के लिए बनाते हैं ना, या किसी अगर फॉर एग्जांपल आपने सैंपल के तौर पर भी बनाया है तो आप फिर कंपनी एक अज्यूम कर लें। फॉर एग्जांपल अक्सर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सैंपल मैंने बनाया है तो मैं ना कंपनी अज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वाज अ टेक स्टूडियो, दिस वाज अ ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो। तो वो थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दें। यहाँ पर आपने अपनी प्रूफ इमेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से स्किल सेलेक्ट करनी है कि ये इमेज सबसे क्लोजली किससे ज़्यादा रिलेट करती है। मेरे ख्याल से ये लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन इसमें मुझे नज़र आ रहा है। इसमें मुझे इलस्ट्रेटर यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मुझे स्टेशनरी डिज़ाइन, मैंने आप लोगों को बताया था स्टेशनरी डिज़ाइन बेसिकली आपके लेटर हेड, बिज़नेस कार्ड, एनवेलप ये चीज़ें होती हैं। तो ये स्किल्स में उससे रिलेटेड जो मुझे सबसे अच्छी लग रही है, मैं टॉप 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह बिज़नेस कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से सेव कर दूँगा और हमारा पोर्टफोलियो वो कह रहा है मुझे कुछ एंटर भी करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैकॉन स्टूडियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्टूडियोज़ इन नॉर्वे। समथिंग इस तरह आपने किसी भी ब्रांड के लिए काम किया, आप वो बता देंगे वो कहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है और वो क्या है गेमिंग स्टूडियो, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन बता के आप यहाँ से सेव कर दें और आपका ये पोर्टफोलियो सेव हो जाएगा। ऑलराइट? एंड देन यू कैन ऐड अनदर पोर्टफोलियो आइटम, गो बैक टू योर प्रोफाइल पेज, जहाँ से आप डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट डिलीट दिस एंड गो बैक टू माय प्रोफाइल पेज एंड और मेरे यहाँ पे इस तरह आप भी पोर्टफोलियो आइटम्स अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्किल्स आपको बता रहा था कि आप लोगों ने स्किल्स जो अपनी एडिट करनी है, यहाँ से आप ऐड स्किल्स आप लोगों को लिखा आएगा, ये एडिट स्किल्स लिखा आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप तकरीबन 20 स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये स्किल्स आप लोग बेशक ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप लोगों ने 20 स्किल्स जो है सेलेक्ट कर लेनी, जिसमें ग्राफिक डिजाइन है, फोटोशॉप है, लोगो डिजाइन है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप डिजाइन, इलस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ब्रोशर डिजाइन। अब ये क्यों हमने सेलेक्ट की हैं? क्योंकि ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, आइडिया दूँगा, तो आप लोग ये चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आप लोग पहले से ही 20 सेलेक्ट कर लेंगे और लेट्स मूव अहेड। यहाँ से आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस अगर कोई आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल से आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं गाइस कि आप लोग ऐड कर दें कि यू हैव टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम स्किलर्स। अभी से ऐड कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस में यहाँ पे ऐड कर दें, आपने ट्रेनिंग ली है, प्रोफेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन में अपनी एजुकेशन ऐड करें, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, ठीक है? पाकिस्तान सेलेक्ट की है तो यूनिवर्सिटीज़ देखें आप मुझे सारी आ रही, एयर यूनिवर्सिटी, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, जीसीयू लाहौर, सारी यूनिवर्सिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। डिग्री एंटर करें, ईयर वगैरह वो सारी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे एंड देन यू गो टू दीज़ ब्राउज़ एंड प्रोजेक्ट्स।
ठीक है, आप इन प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे और ये जो आप लोगों को बेसिकली प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे गाइस, ये आप लोगों को यहाँ पर ये जो आपने 20 स्किल्स ऐड की हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। ओके, सबसे पहले तो ये चीज, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 2800 प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं और ये आप लोगों के पास सॉर्ट बाय है, आप लोगों के पास यहाँ पे लेटेस्ट है, ओल्डेस्ट है, फिल्टर है बेसिकली कि आपको कौन से प्रपोजल सबसे पहले नजर आने चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ऑलराइट, जितना जल्दी आप किसी को अप्रोच करेंगे उतना जल्दी आपके पास चांस है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप जॉब पर अप्लाई करते हैं उतनी ज्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग ने हमेशा सॉर्ट बाय पे लेटेस्ट ही रखना है। नंबर वन चीज ये है। नंबर सेकंड चीज ये कि आप लोग को ये कुछ प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि इस स्किल से रिलेटेड हैं और यहाँ पर जरा देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में जरा हमने क्या चीजें नोट करनी होती हैं। मैं कोई आसान सा प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ जो कि हमारे मतलब को, आप यहाँ पे सर्च कर लें लोगो डिजाइन। ओके, सो यहाँ पर अब ये प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल है लोगो डिजाइन। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है कि लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइन, प्लीज एडवाइस कॉस्ट रिलेटेड टू मरीन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ये कि ये ओपन हुआ है 2 घंटे पहले। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 59 बिड्स, यानी यहाँ पर 59 लोग अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नो जॉब्स कंप्लीटेड एट, ये जो लिखा हुआ है ना नो जॉब्स कंप्लीटेड एट, ये बायर की इंफॉर्मेशन है कि बेसिकली बायर ने कोई जॉब कंप्लीट नहीं की हुई पहले, किसी को ना तो जॉब हायर की हुई है। बायर की फॉर एग्जांपल जब आप करीम करते हैं तो आप ड्राइवर को रेटिंग देते हैं। अगर आप किसी ऐसे ड्राइवर को हायर कर लें यानी जिसकी रेटिंग ही बिल्कुल ना हो तो आप परेशान होते हैं। इसी तरह करीम ड्राइवर भी बायर्स को रेटिंग देते हैं। अगर कोई करीम ड्राइवर, आप फॉर एग्जांपल आप जो कोई करीम ड्राइवर है जो कि जिसमें कोई मसला नहीं है, अगर वो किसी कस्टमर को पिक करने जा रहा है और उस कस्टमर की रेटिंग बहुत गंदी है तो मैं थोड़ा सा परेशान होऊंगा कि why his rating is so bad, maybe he's rude with the drivers, maybe he's a spam, ये फ्रॉड करता है ड्राइवर्स के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो कस्टमर्स को भी रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पर हमें बायर्स की रेटिंग नजर आती है कि बायर्स ने फॉर एग्जांपल कितनी जॉब्स कंप्लीट की हुई हैं। क्या बायर्स, ये देखिएगा इसकी एक जॉब कंप्लीट हुई है 5 स्टार रेटिंग के साथ तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसकी 4 जॉब्स कंप्लीट हुई हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो नो जॉब कंप्लीटेड वाले उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। इधर नीचे शो हो रहा होता है कि बेसिकली कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको, तो आपकी यहाँ पे जो स्किल्स हैं अगर उनसे मैच होती हैं तो गो अहेड एंड अप्लाई। और यहाँ पर ये शो होता है कि उसको कितना यानी बजट रिक्वायर्ड है। एक मिनट, यहाँ पर शो होता है कि उसे कितना बजट रिक्वायर्ड है 22 से 186। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको क्लिक करते हैं और मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, बेसिकली इस पे रिव्यू भी है और जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 चीजें नजर आएंगी, डिटेल्स एंड प्रपोजल्स। नाउ डिटेल्स में बेसिकली ये है कि आप लोग यहाँ से सबसे पहले प्रोजेक्ट की डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट में वो क्या डिमांड कर रहा है। उसके बाद स्किल्स उसको कौन सी रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अमाउंट देखेंगे कि कितनी अमाउंट वो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी 10 से $30। बिडिंग इन एंड्स इन 6 days and 17 hours। और यहाँ प्रपोजल से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको प्रपोजल भेज दिए हैं। तकरीबन 74 लोग बिड कर चुके हैं। एवरेज बिड कितनी चल रही है देखिए। अब उसने एक आपको रेंज दी है 10 से $30। अब हमें नहीं पता कि हम 10 से $30 में कितनी को क्या बिड करें। जब आप बिड करते हो तो आप लोग ना अमाउंट भी साथ लिखते हो कि मैं आपका प्रोजेक्ट इतने डॉलर में करूंगा। यही बिडिंग होती है कि आप बिडिंग कर रहे हो कि हाउ मच मनी आई विल चार्ज फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर उससे 10 से 30 बोला है तो हमें यहाँ से प्रपोजल में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ से नजर आएगा कि कितनी बिड्स जा चुकी हैं और लोग कितनी एवरेज बिड यानी प्राइस क्या चल रही है। 26-25 लोग कह रहे हैं कि हम लोग चार्ज करेंगे। यहाँ से आप दूसरों के प्रपोजल्स देख सकते हैं, यानी कि दूसरे लोग किस तरह के प्रपोजल्स भेज रहे हैं। हाई माई कोट इज बेस्ड ऑन, आप उनकी प्राइसिंग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने दिन में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, $28, $30 1 डे। अच्छा, ये जो आपको सील्ड नजर आ रहा है, आपके प्रपोजल्स कुछ ये सील्ड नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रीलांसर ने पे किया थोड़ा सा, यानी $1 या $0.5 टू सील देयर प्रपोजल ताकि किसी और को नजर ना आए। वैसे लेकिन हमेशा आपको दूसरों के प्रपोजल फ्री वर्जन में क्लियर नजर आते हैं।
और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ बायर अगर देखें तो उसको ये नज़र आ रहा है कि रिप्लाई विद इन फ्यू आवर्स कौन बंदे कर रहे हैं, रिप्लाई विद इन फ्यू डेज़ कौन कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है उनको हायर करें जो रिप्लाई विद इन फ्यू आवर्स हों। और ये सबसे जल्दी कर रहा है, रिप्लाई विद इन एन आवर, तो हो सकता है इसको हायर कर लें। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है। उसके अलावा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयर से रिलेटेड, कि आपका बेसिकली जो एम्प्लॉयर है वो कहाँ से है, उसने क्या काम किया हुआ है, और फॉर एग्जांपल इसने 5 स्टार रिव्यू लिया हुआ है और 1 रिव्यू लिया हुआ है, तो इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। नंबर सेकंड चीज़ ये है कि इसकी ये चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए। फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए एटलीस्ट, ईमेल वेरीफाई होनी चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई अगर हो तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि ये 2 चीज़ें हों। पेमेंट उसकी वेरीफाई हो और उसकी डिपॉज़िट मेड हो। उससे ये होता है कि डिपॉज़िट मेड का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस प्रोजेक्ट पर अप्लाई करते हैं, तो आप पे स्पैम नहीं हो सकता, यानी इसने ऑलरेडी ये 10 से $30 के दरमियान जो अमाउंट है, वो फ्रीलांसर को प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि फ्रीलांसर आपका एक मीडियम इंटरमीडिएरी काम करता है ताकि आपको स्पैम ना हो सके। सो ये उसने फ्रीलांसर को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है और इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, तो इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी कितनी बिड्स हैं, और ये आप लोग का बेसिकली प्रपोज़ल राइटिंग का एरिया है जो हम अभी देखते भी हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है अपनी अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बेसिकली कितने दिन लगेंगे, और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रपोज़ल राइटिंग करेंगे। यहाँ पर हम अपनी प्रपोज़ल राइटिंग करेंगे, और ये बेसिकली आप लोगों का माइलस्टोन है। व्हाट इज़ माइलस्टोन एंड इसको ज़रा मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका एक प्रोजेक्ट है $100 का फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? $100 का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बेसिकली आपको ये भी बता रहा है फ्रीलांसर कि अच्छा अगर आप $100 आप जीतते हो तो आपसे हम $10 ले लेंगे और आपको सिर्फ $90 पे करेंगे। बेसिकली ये ट्रांज़ैक्शन फीस जो है ना उनकी, ज़ाहिर है वो भी कमाने बैठे हैं। तो कमिंग बैक टू माइलस्टोन, माइलस्टोन बेसिकली ये होता है जिस तरह आप एक हाइकिंग करते हैं तो आप छोटे-छोटे माइलस्टोन अचीव करते हैं। जैसे मैंने पहाड़ की इस चोटी पे चढ़ना है, देन आई विल अचीव दिस। यानी आपका गोल है कि आपने माउंटेन के टॉप पर जाना है, बट यू अचीव स्मॉल माइलस्टोन्स, आप माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, फिर आप अपने गोल की तरफ पहुंचते हैं, राइट? सो प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स भी कुछ इसी तरह होते हैं। आपका प्रोजेक्ट है कि आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है, लोगो बनाना है, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, और आपके टोटल $100 आपने फॉर एग्जांपल उसका चार्ज किया। तो आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो माइलस्टोन्स में। पहला माइलस्टोन क्या हो गया? फॉर एग्जांपल आप कहते हो लोगो डिजाइन। सबसे पहले मैं लोगो डिजाइन करूंगा। आप इसी तरह अपना प्रोजेक्ट की ब्रेकडाउन भी कर लेते हो कि लोगो डिजाइन के मैं चार्ज करूंगा $25। सबसे पहले लोगो डिजाइन करूंगा, फिर ऐड एनदर माइलस्टोन, फिर मैं बिजनेस कार्ड ऑफर कर रहा हूँ। अब देखें हमारा $100 का प्रोजेक्ट है ना, तो हमने अमाउंट इसी हिसाब से डिवाइड करनी है। बिजनेस कार्ड भी $25 का, और मैं साथ वेबसाइट। तो ये इस तरह हमारा प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन हो गया। 25 25 50, $100 का हमारा प्रोजेक्ट था। तो ये 25 25 और 50, यानी फर्स्ट हम लोग पहले ये माइलस्टोन अचीव करेंगे लोगो डिजाइन, फिर ये माइलस्टोन अचीव करेंगे, फिर ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। इसका फायदा ये भी होता है कि अगर हम लोग ने लोगो डिजाइन कर लिया माइलस्टोन अचीव, तो हमें $25 साथ ही मिल जाता है। फिर हम बिजनेस कार्ड जब हम अचीव करते हैं, फिर हमें $25 उसका मिल जाता है। फिर हम जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हमें $50 उसका मिल जाता है। अब देखें, आई कैन नॉट ऐड अनदर माइलस्टोन बिकॉज हमारे पास यहाँ पर अमाउंट टोटल खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो इसका। और यहाँ से आप लोग ये जो मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा था कि लोगों ने अपने सील किए हुए हैं, तो यहाँ से ना वो ऑप्शन होता है सील करने का, बट उसके 0.10 USD लगता है, विच वी डोंट हैव एंड वी डोंट नीड टू बेसिकली इन्वेस्ट इन इट। और यहाँ पर हम लोग अपना प्रपोजल लिखते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों डिजर्विंग हैं। तो वो प्रपोजल किस तरह लिखना है तो वो हम अभी देखते हैं। तो गाइज ये है बेसिकली आप लोगों का सारा फ्रीलांसर का ओवरव्यू। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। सील्ड वाला ये है साकिब, फॉर एग्जांपल जब आप दूसरों के प्रपोजल्स जब आप फ्रीलांसर में ये होता है कि आप दूसरों के प्रपोजल्स देख सकते हो, लेकिन मैं इसकी रूपा जी का प्रपोजल नहीं देख सकता, इसका सील्ड है। इसने क्या किया, यहाँ से जब इसने प्रपोजल लिखा है ना, तो इसने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इसने पे किया $0.10, और तभी फ्रीलांसर ने इसका प्रपोजल जो है वो सील कर दिया।
इसका फ़ायदा ये है कि कोई आपका प्रपोज़ल देखे ना, वो चोरी ना कर ले, आइडिया ना चोरी कर ले जो आपने शेयर किया है बायर के साथ। और कोई प्लीज़ क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहें, जो-जो भी सवालात हैं, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तब भी पूछ लें। आई नो कुछ लोग मेरे ख़्याल से बीच में जॉइन कर रहे हैं कोर्स को, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। बट देखें, वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो थोड़ा-सा हमें भी मैनेज करना चाहिए। उससे सील करने का कोई इम्पैक्ट होता है हायरिंग में? नहीं, इम्पैक्ट कोई भी नहीं होता। एज़ सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट आपके कितना आपका स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल है उससे होता है। सील सिर्फ़ लोग इसलिए करते हैं कि कोई और फ्रीलांसर आकर मेरा मेरा प्रपोज़ल ना देख ले, मेरा आइडिया प्रपोज़ल का स्ट्रक्चर ना देख ले मेरा, क्योंकि हर एक फ्रीलांसर का अपना तरीका होता है प्रपोज़ल लिखने का। इसी तरह जिस तरह लोग चाहेंगे कि उनकी कोई सीवी ना देखें, क्योंकि हर बंदे का अपना तरीका होता है सीवी लिखने का। तो या कवर लेटर ना लिख देखे, तो यही इसी तरह ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। एक्चुअली पूछना था कि जो आपने अकाउंट बनाया है उसके लिए हमें न्यू ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा या हम पहले अपना यूज़ कर सकते हैं पर्सनल? नहीं, आपने फाइवर बनाया है प्रेमशा? जी, बना हुआ है। उसी ईमेल से आप ये भी साइन अप कर लें। ओके सर। सर वो भी पर्सनल ईमेल से किया हुआ है। कोई नहीं, इसको भी पर्सनल ईमेल से कर लें, या अगर आप इसके लिए न्यू बनाना चाहते हैं न्यू कर लें, दोनों ऑप्शंस हैं। जी, ओके, थैंक यू। ऑलराइट। मुझे कोशिश किया करें, आप लोग हैंड रेज़ कर लिया करें इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ। सर एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें अगर हम लोग अपनी कोई एंट्री डालते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कभी-कभी तो वो इवन 100, 200, 300 तक पहुंचे होते हैं, 1000 तक भी पहुंचे होते हैं, और एक को वो मिलता है, कोई एक विन करता है। तो क्या कॉन्टेस्ट में एंट्री देने का कोई फायदा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा कॉन्टेस्ट दिखा भी देता हूँ कि आप जब ब्राउज़ पर जाते हैं तो कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जिस तरह प्रोजेक्ट होता है उस तरह यहाँ पर कॉन्टेस्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली जिस तरह प्रोजेक्ट है उसी तरह यहाँ पर आपको एक कॉन्टेस्ट नज़र आ रहे हैं, और ये अर्जेंट और गारंटीड आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है, अर्जेंट का मतलब है कि उसको अर्जेंट चाहिए, गारंटीड का मतलब है कि इसकी पेमेंट उन्होंने ऑलरेडी फ्रीलांसर को दे दे दी है। सो अब सवाल ये है, उसके अलावा ये सील्ड आपको नज़र आ रहा है, ये ना कुछ टैग्स आपको नज़र आएँगे गारंटीड और अर्जेंट, इनका मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नाउ सवाल ये है कि अब इसमें जब आप ओपन करते हो तो आप यहाँ पे इसको कॉन्टेस्ट की डिटेल्स देख सकते हो कि कॉन्टेस्ट किस बारे में है, किस क्लाइंट ने दिया है, कहाँ से वो क्लाइंट ताल्लुक़ रखता है, उसको रिव्यू मिला है कि नहीं, कितने डॉलर का है, कितना टाइम इसमें रह गया है, और यहाँ से आप दूसरों की एंट्री देख सकते हो। ऑलराइट। नाउ अब इसमें होता ये है कि इसमें बहुत सारे लोग एंट्री देते हैं। ऑलराइट। अब इसमें मैं कॉन्टेस्ट में ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो आप एक एंट्री अपनी बनाएं और आजमाएं अपनी लक के बायर को वो एंट्री पसंद आती भी है कि नहीं। दूसरी चीज ये कि अगर आप किसी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसमें वेट करूंगा कि ऐसा बायर हो जो कि किसी न किसी फ्रीलांसर को रेट करे 4 स्टार 5 स्टार। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उस कॉन्टेस्ट में क्या करता हूँ, जिसको उसने 4 स्टार या 5 स्टार रेट किया है, मैं उसी का आइडिया थोड़ा सा ना मोल्ड करके उसको बेहतर करके प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। उससे क्या होता है कि जो चीज ऑलरेडी बायर को पसंद आ रही होती है, मैं उसको मजीद बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देता हूँ, तो बायर वो सिलेक्ट कर लेता है। तो ये जो है ना, आप स्ट्रेटेजी इसमें कॉन्टेस्ट में यूज कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली इसमें ये है कि आपकी एंट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, लक इसमें आपको आजमानी पड़ती है। लेकिन इसका एक और फायदा ये भी है गाइस कि अगर आप एंट्रीज में पार्टिसिपेट लेते जाएंगे तो आपका प्रपोजल बनता जाता है, आपको इसमें मुफ्त की ब्रीफ मिल जाती है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो ये आप लोग को आगे जाके बहुत काम देगा ये वाली चीज, कॉन्टेस्ट जो है ना। ये अच्छा आइडिया है रेटिंग वाला। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है साथ साथ। जिस तरह अब इस बंदे ने बनाया है, बेशक इसका सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन ये अपने पोर्टफोलियो में ये बंदा जो है वो ऐड कर सकता है अपने डिजाइन पोर्टफोलियो में। आपके पास 6 बिड्स होती हैं, लेकिन वो 2-3 दिन बाद जो है वो रिप्लेनिश हो जाती हैं, दोबारा से वापसी आ जाती हैं। ओके, और कोई सवाल हो तो फिर हम आगे चलते हैं। सिर्फ पूछ रहे थे, लेट्स सपोज किसी प्रोजेक्ट में 20 लोगों ने बिडिंग की है तो शुड आई अप्लाई और लुक एट द नेक्स्ट वन। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि किसी प्रोजेक्ट में 20 लोगों ने बिड कर दी है। अब फ्रीलांसर में एक चीज मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसर में 20 भी कम ही है वैसे।
बिकॉज फ्रीलांसर पर अगर आप देखते हो तो अगर कोई रैंडम प्रोजेक्ट आप देखते हो ना, तो इसमें 2 मिनट पहले आया था, इसमें फिर भी 2 बिट्स हो गई हैं, 5 मिनट आया था फिर भी 14 बिट्स हो गई हैं, 11 मिनट पहले आया था अभी इस पे 0 बिट है। इसमें ये होता है फ्रीलांसर में आपका ये बड़ा एक अच्छी चीज है कि आपको ये नोटिफिकेशन है, आपको साथ ही साथ में ये नोटिफिकेशन आते जाता है कि अभी ये प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है, तो फौरन ही उसको क्लिक करो, फौरन ही इस पे अप्लाई कर दो। लेकिन इस पे अभी ये साथ ही अप्लाई हुआ, अभी अपलोड हुआ है मिनट पहले, और साथ ही 11 प्रपोजल्स, क्योंकि लोगों ने पहले ही अपने प्रपोजल कॉपी करके बैठे होते हैं और वो पेस्ट करते हैं। फ्रीलांसर पर ये है, वैसे आई डोंट रिकमेंड पीपल टू कॉपी प्रपोजल्स एंड कॉपी एंड पेस्ट प्रपोजल, लेकिन फ्रीलांसर पर ज्यादातर लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया होता है प्रपोजल का, और वही कॉपी पेस्ट करते जाते हैं वो, और उनको जॉब मिल जाती है उस पर। सिर्फ वो नाम चेंज करते हैं प्रोजेक्ट का और जो है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रीलांसर वाले बैन नहीं करते, लेकिन जो हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पढ़ेंगे जिस तरह अपवर्क है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, वो हमें बैन कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा है कि बेसिकली वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड फ्रीलांसिंग, और हम लोग इसको देखेंगे कि कम्युनिकेशन एंड फ्रीलांसिंग किस तरह बेसिकली एग्जिस्ट करती है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके फेजेस क्या हैं। सो सबसे पहले कम्युनिकेशन एज इन हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, या आपने ऑर्डर लेना होता है तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, या आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, जितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन लेवल 70% है, आपके पास स्किल लेवल 30% है, तो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। बिकॉज कम्युनिकेशन का रोल आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। जो लोग कम्युनिकेशन में मार खा जाते हैं वो बहुत स्किलफुल भी कुछ लोग होते हैं, वो अपनी स्किल सेल नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग जिनके पास स्किल बहुत कम होती है बट उनके पास कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, और उनको आप देखते हैं कि वो हाईएस्ट स्टेज पर खड़े होते हैं अपनी लाइफ के। और वो इसलिए खड़े होते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे नो हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हम बायर्स के साथ बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन लेवल, हमारा कम्युनिकेशन टोन, हमारी कम्युनिकेशन वर्ड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आप ये मतलब मेक और ब्रेक होता है कि वो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताना चाहूंगा कम्युनिकेशन के, कि हमारे बेसिक रूल्स क्या हैं जो हर फ्रीलांसर को पता होने चाहिए। ये जूम कर लेता हूँ। So there are, if you do, every freelancer must follow throughout their freelancing career. सबसे पहला रूल ये है कि कन्वर्जन ऑफ बजट शुड बी एट द एंड। आपको किसी फ्रीलांसर ने रीच आउट किया जी मुझे ये काम करवाना है, आप डायरेक्टली उससे पूछते हो कि ओके व्हाट इज योर बजट, आपका बजट क्या है। जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी लोग पूछते हैं, अभी आपने चीज बताई नहीं तो आपसे पहले पूछते हैं जी आपका बजट क्या है, इतने पैसे लगेंगे। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन द फील्ड ऑफ सर्विस। आप पहले, सबसे पहले आपका रूल ये होता है कि आप बायर की पूरी डिटेल को समझो, उसको एनालाइज करो, उसके साथ आइडियाज शेयर करो। ये देखिए, फर्स्ट वी मस्ट कंप्लीटली गो थ्रू हिज प्रोजेक्ट, ऑलवेज रिप्लाई विद इन सेकंड्स और मिनट्स नॉट आवर्स। इसके लिए मैं आप लोग को सजेशन यही दूंगा कि आप लोग अपने पास फाइवर की, फ्रीलांसर की, दोनों की मोबाइल एप्स भी कर लें, और अपना जीमेल जो है हमेशा ऑन रखा करें। अगर आपको फाइवर पे नोटिफिकेशन उसकी ऐप का नहीं शो होता तो आप लोग फॉर एग्जांपल आपको जीमेल पे ईमेल आ जाए, वैसे भी आप लोग किसी भी ऐप का जो है नोटिफिकेशन अर्जेंट पे सेटअप कर सकते हैं, एंड्रॉइड या कोई भी आईफोन फोन हो, सेटिंग्स में जाकर। डोंट गेट टू फ्रेंडली विद द बायर एट स्टार्ट। आपने फ्रेंडली नहीं होना। इन फ्यूचर अगर आपको लॉन्ग टर्म बायर बन जाता है तो ऑलवेज लेट द बायर टेक द अहेड। अब मैं अपने बायर्स की एग्जांपल दूं तो मैं कभी भी अपने बायर्स के साथ फ्रेंडली नहीं हुआ, बिकॉज इट्स वेरी 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 रिस्की। मुझे हमेशा मेरे मेंटर्स ने यही सिखाया कि आपने फ्रेंडली नहीं होना। हाँ, मेरे साथ अब कुछ लॉन्ग टर्म बायर्स हैं वो मेरे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, कभी कभार हमारी बात हो जाती है दूसरी चीजों पे, पॉलिटिक्स पे, किसी और चीज पर, फुटबॉल पर, किसी मतलब ये कि ये सारी बात तब होती है जब हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लेता है, वो अपनी सारी बात बता देता है, तो फिर हमारी इस तरह चिटचैट, और हमेशा वही छेड़ता है बात, मैं नहीं उसको इनिशिएट करता। तो डू नॉट गेट टू फ्रेंडली। हमेशा आपने अपना पोजेसिव वो सॉरी कंजर्वेटिव जो है ना एक मोड रखना है, बट कंजर्वेटिव आइडियाज शेयर करने में नहीं, पर्सनल होने में। आपने आइडियाज और स्किल्स शेयर करने में कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, आपने पर्सनल होने में बिल्कुल होना। नेवर शेयर योर व्हाट्सएप, स्काइप, वाइबर, यू विल गेट बैन। ये चाहे जो भी फ्रीलांस प्रोफाइल हो, चाहे फाइवर हो, फ्रीलांसर हो, अपवर्क हो,
आप लोगों ने अपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें आप आउटसाइड बायर को लेकर जा सकते हैं, आप लोगों ने कभी भी शेयर नहीं करना है। डोंट रिप्लाई इन सिंगल लाइनर्स। अच्छा, ये आप आपसे मैं आप जरा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने किसी एम्प्लॉयर को बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया कि मुझे ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। अब आप भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपको जरा डिटेल में रिप्लाई करे कि वो काम किस तरह करेगा, कब करेगा, कहाँ पर करेगा। वो आपको सिर्फ कहता है कि आपको लिख देता है के, सिर्फ के लिख देता है, जो रिप्लाई आप लोग को वैसे बड़ा बुरा लगता होगा। तो ये एक बहुत बुरी एग्जांपल है कम्युनिकेशन की कि आपने किसी एक बंदे को इतना डिटेल में, इतनी मेहनत से आपने उसको एक मैसेज किया है और वो सिर्फ आपको के का रिप्लाई कर रहा है और ओके का रिप्लाई कर रहा है, या सिंपली वन लाइनर या वन वर्ड रिप्लाईज कर रहा है। तो आप बड़ा डिमोटिवेट से हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि लाइक इस बंदे के साथ किस तरह डील करें। तो इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह हम लोग ने बायर्स के साथ भी नहीं करना। हम लोगों ने उन्हें बताना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि बस ये कहते हैं कि आई कैन डू इट। दिस इज रॉन्ग। हमने बताना है, एक्सप्लेन करना है कि किस तरह हम करेंगे। ये सवाल जरा देख लीजिएगा, किस तरह हम करेंगे, कब हम करेंगे, यानी टाइमलाइन देनी है, किस सॉफ्टवेयर में करेंगे, और उससे क्लाइंट को क्या फायदा होगा। ये 4 सवाल हमने आंसर करने होते हैं कि आप किस तरह करेंगे, कब करेंगे, कहां पर करेंगे, और उससे क्लाइंट को क्या फायदा होगा। ये 4 अगर आपकी चीजें आंसर हो जाएं तो मैं कहता हूं आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस 90% से ऊपर चले जाते हैं। इफ यू नीड टाइम टू एनालाइज क्लाइंट्स क्यूरी, टेल हिम दैट यू आर अवेलेबल। अच्छा, एक और चीज भी चीज होती है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फाइवर पर काम करना शुरू किया है जी। अब फाइवर पर किसी का रिप्लाई आ गया, यानी फाइवर पे किसी की क्यूरी आ गई। अब हमारे हाथ पांव फूल गए, समझ नहीं आ रहा किस तरह रिप्लाई करें। 3 घंटे 4 घंटे क्यूरी को पढ़ते रहे, समझते रहे, फिर जाके क्यूरी का रिप्लाई किया। तो भाई यहाँ पर ये होता है, दिस इज अ वेरी फास्ट मार्केट, ऑनलाइन मार्केट इज वेरी वेरी फास्ट। वो आपने उसको मैसेज, उसने आपको भी मैसेज किया, 2 मिनट बाद वो किसी और सेलर को मैसेज करेगा। उसको जहां से जितना जल्दी रिप्लाई आएगा वो उसको हायर कर लेगा। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस वाला काम बहुत ज्यादा है। और आप लोग अगर 3 घंटे बाद रिप्लाई करोगे तो मतलब आप समझ लो कि आपकी ट्रेन निकल गई है। तो इसका हल ये है कि आप लोग ये कर सकते हो कि एटलीस्ट उसको क्विकली फौरन से रिप्लाई ये कर दो कि मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी क्यूरी जो है एनालाइज कर रहा हूँ, जितनी भी तुमने लिखी है, और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल काम करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये क्यूरी में कुछ टेक्निकलिटीज है, मैं अपने टीम मेंबर्स या अपने मेंटोर्स किसी से भी डिस्कस करके आपके पास 30 मिनट में आता हूँ। एटलीस्ट उसको क्विक रिप्लाई तो दे देना ताकि वो वेट ना करता रहे। और वो फिर आपने उसको एक टाइमलाइन दे दिया, आपने उसे कहा कि मैं इस पर थोड़ा सा वर्किंग करके आपके पास आता हूँ, तो एक तो इसका फायदा ये है कि वो आपका जरूर वेट, उसके माइंड में जरूर होगा कि आपने वापसी आना 30 मिनट में, वो आपका वेट करेगा, वो आपको डिस्कार्ड नहीं करेगा। नंबर सेकंड चीज, ही वुड अप्रिशिएट कि यू आर वर्किंग ऑन हिज क्यूरी, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं और आप उससे आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, जो कि मैं भी आपको बताता भी हूँ आपने किस तरह करना है। तो वो इन दोनों चीजों की आपको अप्रिशिएशन देगा। जी प्लीज म्यूट रखा करें। कैन वी गेट रिव्यूज टू ट्रैक बायर्स, दैट इज रिव्यूज आप किस तरह लेंगे जब तक आप बायर्स ही नहीं होंगे। जी बिल्कुल, तभी तो आप लोग के साथ ये रूल्स बता रहा हूँ। आप लोग फेक रिव्यूज आप कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट। दैट इज देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड फेक रिव्यूज, बट इट्स नॉट अ सेफ प्रैक्टिस। आगे चलते हैं। आगे अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कितने किस्म के बायर्स हो सकते हैं। ये भी हमें जानना जरूरी है कि कितने किस्म के बायर्स होते हैं। नंबर 1, हमारे पास एक बायर्स होता है जो मैसेज करता है पूरी डिटेल के साथ और ये जानना चाहता है कि आप किस तरह, यानी ये सारे चारों सवालात के जवाब जानना चाहता है कि आप किस तरह करोगे, कहाँ पर करोगे, कितने दिनों में करोगे, उससे क्लाइंट को क्या फायदा होता है, ये जवाब वो चाह रहा है आपसे। तो ये वाला एक बायर होता है। एक बायर होता है जो खुद बड़ा सिंगल लाइनर होता है, जो मतलब आपको डिटेल जो है सिंगल लाइनर पे, हेलो आई नीड अ लोगो। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। एक ऐसा बायर होता है जो कि सैंपल कहता है कि मुझे पहले प्रोवाइड किया जाए। एक ऐसा बायर होता है जो रिक्वेस्ट करता है सैंपल, बट हमें पता लग रहा होता है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये 4 किस्म के आपके बायर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। हमने डिस्कस करने के फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो क्या हैं। नंबर 1, ये आपको बायर्स का क्लियर हो गया सबको? प्लीज ये मुझे बता दीजिएगा।
ये हम पहले ही हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमारे पास 4 किस्म के बायर्स जो हैं वो इसमें ज़्यादातर आते हैं। एक वो जो कि पूरी डिटेल्स के साथ आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है। एक वो जो कि थोड़ा-सा अनक्लियर होता है और वो वन लाइनर रिप्लाई करता है। एक वो जो पूरी तैयारी के साथ आता है लेकिन वो आपसे सैंपल भी माँगता है। एक वो जो आपसे सिर्फ़ सैंपल ही माँग रहा है, कोई आपसे डिटेल नहीं शेयर कर रहा और आपसे कह रहा है बस मुझे सैंपल प्रोवाइड कर दो और उसका कोई फाइनल ऑर्डर करने का इरादा नहीं है। सैंपल का मतलब होता है फ्री डिज़ाइन। सो आगे चलते हैं फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास 3 हैं। एक प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन, प्री का मतलब होता है पहले, प्री ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर से पहले, ड्यूरिंग ऑर्डर, ऑर्डर के दौरान, पोस्ट ऑर्डर, ऑर्डर के बाद। तो प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन आज हम पढ़ेंगे और ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इनमें हम सारी सिचुएशंस को देखेंगे कि प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन, ऑर्डर से पहले वाली कम्युनिकेशन कौन-कौन सी कम्युनिकेशन सिचुएशंस हैं। सो नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली सिचुएशन है योर गिग डिस्क्रिप्शन एंड योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को याद होगा मैंने आपकी गिग डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जो है इंटेंसिव केयर के साथ उसमें चीज़ें बताई थी कि आप लोगों ने इसको एसईओ फ्रेंडली रखना है। क्लियरली मेंशन करना है कि आप गिग में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने कीवर्ड से स्पैमिंग नहीं करनी डिस्क्रिप्शन की कीवर्ड्स की। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो ये आपकी देखें जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, वो आपकी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। बायर आपकी वो चीज़ें देखता है तो उसको पता लगता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है कि नहीं। एक आप स्टोर है, जनरल स्टोर है, उसको आपने दूर से देखा या रेस्टोरेंट है दूर से देखा तो आपको एक वाइब देता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन देता है। तो ऑर्डर से पहले माइंड अपना बायर ने बनाना है तो वो आपकी गिग डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन से बनाएगा। फिर यानी ये तो गिग के हवाले से हो गया, लेकिन एक और सिचुएशन है जो हमने अभी यहाँ पर देखी है कि हम लोगों ने जहाँ पे प्रपोजल लिखना होता है और ये या बाय रिक्वेस्ट आपने भेजनी होती है। फाइवर के केस में बाय रिक्वेस्ट आप भेजते हैं और फ्रीलांसर या अपवर के केस में आप प्रपोजल भेजते हैं। दोनों एक ही चीज़ है बाय द वे। उसमें नाम अलग दिया हुआ है बाय रिक्वेस्ट, यानी प्रोजेक्ट्स को उसने नाम दिया हुआ है बाय रिक्वेस्ट फाइवर ने और फ्रीलांसर और अपवर्क ने दिया हुआ है प्रोजेक्ट ही। सो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोगों ने प्रपोजल किस तरह लिखना है। प्रपोजल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैं ज़रा थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट होता है ना कोई भी, क्लाइंट कोई क्यूरी लेकर आता है, क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है, हमेशा याद रखिएगा कि उसके अंदर जो है ना एक मसला होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, एक चैलेंज होता है, एक प्रॉब्लम होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पेशेंट गया है डॉक्टर के पास तो ऑब्वियसली कोई मसला लेकर गया है, तफरीह करने के लिए या बातें-शातें करने के लिए तो नहीं गया। सो देयर ऑलवेज इज़ अ प्रॉब्लम। आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं। Now you want to buy new clothes, that is a problem number 1. You want to buy clothes that fit on you, that is problem number 2. उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको वो कलर्स, वो क्लोथ्स मिले जो आपके फेवरेट कलर के हों, तो वो सॉल्यूशन होगा। वो फिटिंग मिले जो आपकी प्रॉपर फिटिंग हो, वो आपका सॉल्यूशन है। और वो चीज़ मिले फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम यही है ना, आपके पास चीज़ नहीं है, आपकी नीड खत्म हुई है तो आपकी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह कोई भी बायर जब आपका प्रोजेक्ट लेकर आता है, उसकी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है, वी नीड अ लोगो फॉर आवर कंपनी और हमें लेटर हेड फॉर्मेट में और एचडी क्वालिटी में चाहिए। लोगो तो उसे चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसको एचडी क्वालिटी में चाहिए। यानी रिक्वायरमेंट, आप उसको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, चैलेंज भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। उर्दू का लफ्ज़ भी आपको अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चीज़ मांग रहा है हमने आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट ही इज डिमांडिंग। कोई और भी एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा ये बेसिकली यहाँ पर मांग रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, लोगो रीडिज़ाइन बनाना है उसने। 12 जो है स्टोरी डिज़ाइन वो होते हैं जो आप देखते नहीं इंस्टाग्राम की स्टोरी, वहाँ पर भी लोग अपनी प्रमोशन करते हैं तो उससे रिलेटेड आइकन डिज़ाइन करवाने हैं और 24 उसने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करवानी है। तो इसमें जो है ना प्रॉब्लम, आपका ये चारों प्रॉब्लम्स डिफाइन की गई हैं और इनको हमने बताना है कि हम इसको किस तरह कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो आपके हर प्रपोजल में प्रॉब्लम होती है, हम लोगों ने उसका सोल्यूशन डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग का फॉर्मूला ये है कि आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम, सजेस्ट अ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन दैट इन बेनिफिट्स। आप फिर सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं और उसको बेनिफिट्स में एक्सप्लेन करते हैं क्लाइंट को कि अच्छा आपको इसका इस चीज़ का फायदा होगा। You ask relevant questions. You do not keep saying I can do it, but explain how can you do it.
where and why will you do it and how will it benefit the client. अगेन वही वाले सवालात कि सिंपली आपने ये नहीं बताना कि आप किस तरह करेंगे. अब हम चलते हैं कि हम लोग प्रपोजल राइटिंग किस तरह करते हैं बिफोर वी मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट स्टेप. ओके, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोग को प्रिपेयर कर लिया था और हम लोग इसको देखते हैं वन बाय वन के हाउ इट्स गोना वर्क. अच्छा, प्रपोजल राइटिंग से सबसे पहले ना आप लोगों ने ये फॉर्मूला जो है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना. फॉर्मूला क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट. इसको आप 3 अल्फाज कह सकते हैं. मैं इसको प्रॉब्लम कहता हूँ अक्सर औकात. आपने आइडेंटिफाई करनी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. सोल्यूशन एज इन द फॉर्म ऑफ आइडिया भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी भी हो सकती है. आइडिया हो सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकता है. एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स और वैल्यू ऑफ दैट सोल्यूशन. और फिर आपने ये फॉर्मूला है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द सोल्यूशन, गिव अ सोल्यूशन एंड देन एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ दैट सोल्यूशन. ये 3 स्टेजेस आपने कंप्लीट करनी है. और ये बेसिकली जो है ना, आप लोग बेसिकली इस तरह ही कर सकते हैं जब आप लोग को पता होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है. ऑलराइट, सो गाइस, ये आप लोगों ने फॉर्मूला, आप लोगों ने, अगर किसी को इस फॉर्मूले की नहीं समझ आ रही तो अभी पूछ ले कि क्या है ये फॉर्मूला. और ये कहीं आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है, ये मेरा ही फॉर्मूला है. अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को जरूर फायदा होगा. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही हो? इसमें ये है कि फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप करते हैं आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर. उस प्रॉब्लम को आप चैलेंजेस भी कह सकते हैं या रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं. देखिए, आपकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ना कोई प्रॉब्लम होगी, ये आपने चीज याद रखनी है. अब आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया. फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर कहता है कि मुझे एक ऐसा लोगो चाहिए जिसका कलर ब्लू हो और उसके अंदर शार्क हो. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. अब मैं उसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करूंगा कि ओके, मैं आपका ऐसा लोगो बनाऊंगा जिसमें शार्क जो है वो इस तरह ब्लू कलर की हो और उसकी हम शेप कुछ इस तरह की बनाएंगे और इस तरह की शेप बनाएंगे तो आपको इस तरह का बेनिफिट होगा. मतलब मैं उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी जो इशू है या चैलेंज है या रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करके अपना एक आइडिया प्रेजेंट करूंगा कि सर देखें, आपका ये लोगो अगर इस तरह का बनेगा तो इस तरह का ज्यादा अच्छा लगेगा. और जब मैंने आइडिया रिप्रेजेंट कर दिया, तो आइडिया या स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट कर दी, फिर मैं उसके आइडिया के बेनिफिट्स या उसकी वैल्यू एक्सप्लेन करूंगा कि ओके, अगर मैं आपका इस तरह का लोगो बनाऊंगा तो आपके फॉर एग्जांपल बिजनेस पर या आपके कंपनी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये बेसिकली 3 चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला में. ओके, हम आगे चलते हैं. आगे अब हम बेसिकली प्रपोजल राइटिंग का मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर बताने लगा हूं. और गाइस, ये स्ट्रक्चर आप लोग अगर सीख गए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ये. और ये स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग कहीं पर भी प्रपोजल राइटिंग आपने करनी है, चाहे वो किसी जॉब के लिए हो, नॉर्मल लाइफ जॉब के लिए हो, चाहे वो किसी वैसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए हो, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी. नाउ, रिसर्च हम क्यों करते हैं? अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई किया है तो आप लोग बहुत नाइव होंगे अगर आप लोग उस कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाएंगे जहां पर आपने जॉब अप्लाई किया है. या आप बहुत नाइव होंगे अगर आपने फॉर एग्जांपल उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पढ़ा जहां पर आपने अप्लाई किया है. आप बिल्कुल चले गए जॉब अप्लाई करके, टाई शाई पहनकर आप चले गए जॉब अप्लाई करने तैयार श्यार होकर, और वहां पे पता ही नहीं कि जॉब किस बारे में. तो आपको क्या लगता है कि आपको जॉब मिलेगी? फिर बता सकते हैं कमेंट्स में. डू दे थिंक दे कैन गेट द जॉब? आर दे कॉन्फिडेंट? नो, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, राइट? ओके, सो बेसिकली हमारा इसी तरह जब हम किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर अप्लाई करते हैं गाइस, तो हमारे पास उनकी इन हैंड इंफॉर्मेशन या रिसर्च होना जरूरी होता है ताकि हम उनको मैनिपुलेट कर सकें, ताकि हम उनको इस तरफ लेकर आ सकें कि अगर यानी हम उनको इस तरफ लेकर आ सकें कि हमें आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है या हमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी समझ आ चुकी है और हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है. ऑलराइट, सो रिसर्च हम क्यों करते हैं ये देखें, मैंने आगे लिखा हुआ है, टू फाइंड अ सोल्यूशन और आइडिया. जो हमारा सेकंड स्टेप है ना, सोल्यूशन,
हम लोग पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है वो किस तरह करना है, वो हमने रिसर्च करके करना है। ऑलराइट, अब रिसर्च के लिए आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ तरीके बताए। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ। ओके वेल जस्ट हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग एक ना फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट यहाँ से एक ब्रीफ पकड़ लेते हैं। ये अपवर्क है बाय द वे, इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक फ्रीलांसर। इस पे हमने अभी साइन अप नहीं किया, इस पे भी हम लोग प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन से लोगों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ग्राफिक डिजाइनर कंपनी लोगों ने पैकेज डिजाइन, ओके ऐसा भी प्रोजेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो। यहाँ पर मैं देखता हूँ, एक मिनट, ये हमारी प्रोजेक्ट ब्रीफ है यहाँ से यहाँ तक। ऑलराइट, इसको जरा हम पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि यानी फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें मैंने फ्रीलांसर या अपवर्क से इसको जो है पिकअप किया है इस ब्रीफ को। ही इज सेइंग मी कि आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर माय कंपनी टॉय ब्रांड्स, ब्रांड का नाम है टॉय ब्रांड्स। बेसिकली वी आर डीलिंग एज डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर डिफरेंट टॉय ब्रांड्स अक्रॉस द यूएसए and our target audience is both toy manufacturers and toys wholesalers. All right, उसने बेसिकली देखें जब भी कोई आपको अपनी ब्रीफ बताता है तो आपको वो ये चीजें बताता है कि वो किस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, क्या उसकी टारगेट ऑडियंस है, क्या वो बेचते हैं, उनके ब्रांड का नाम क्या है। Our logo would be वो ये भी बताते हैं कि आपका उनका लोगो कहाँ पर यूज होगा। Our logo would be used on an app that would bring a manufacturer and wholesalers in one place। यानी वो एक ऐसा टॉय ब्रांड बनाना चाह रहे हैं जहां पर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स आकर उनसे कांटेक्ट कर सकें, यानी वो कनेक्ट कर सकें, उनसे टॉयज खरीद सकें, यानी उनसे टॉयज का जो है मटेरियल खरीद सकें। आई डोंट नीड अ टिपिकल टॉय लोगो बट वुड लाइक अ मिनिमलिस्ट आइकन। यानी मुझे एक वो कह रहे हैं कि मुझे कोई टिपिकल लोगो नहीं चाहिए बट मुझे ऐप स्टाइल का लोगो चाहिए जिस तरह के यहाँ पर होते हैं। आप ये देखेंगे अगर ऐप लोगो अगर लिखता हूँ इस तरह का कुछ मुझे आइकन चाहिए, उसमें मुझे टॉय नहीं चाहिए बट जिस तरह ये व्हाट्सएप का आइकन है, मैसेंजर का आइकन है, जो जिसको पढ़ के आप बता नहीं सकते कि व्हाट इट इज अबाउट, बट मुझे इस तरह का कोई ना सिंपल सा आइकन चाहिए, वो कह रहा है, बिकॉज इट विल बी यूज फॉर एन ऐप। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस क्यूरी। ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो क्यूरी है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है बेसिकली कि आप लोगों को वो बता नहीं मतलब उसने यही बताया है कि मुझे जो ये प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे जो लोगो चाहिए वो एक ऐप स्टाइल में चाहिए, मुझे कोई टिपिकल टॉय वाला लोगो नहीं चाहिए। वो कह रहा है ऑल्सो नीड अ बैनर फॉर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया किट, द कलर्स शुड बी। नाउ ही हैज प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट, यानी उसने ये भी बता दिया कि उसका ब्रांड नेम क्या है, उसने ये भी बता दिया कि वो करते क्या हैं, किधर करते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया उनका लोगो कहाँ पर यूज होगा, यानी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, उन्होंने अपना बिजनेस नेम, उन्होंने अपना बिजनेस बैकग्राउंड, उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस, उन्होंने अपनी कलर प्रेफरेंसेस, ऑलराइट, उन्होंने यानी अपना स्टाइल प्रेफरेंसेस, यानी उसको किस तरह का स्टाइल का लोगो चाहिए, वो सारा उसने बता दिया है। उसके अलावा उसने ये भी बता दिया कि उसको और कौन सी चीज़ें चाहिए। सो मैं आप लोग को ना ये चीज़ें कुछ बताता हूँ कि एक रिक्वायरमेंट। ओके, सो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे वर्ड पे लिख के अलग पेज पे बता देता हूँ। ये जो आपको को नज़र आ रहा है ना कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में मोस्टली जो प्रोवाइड की गई है वो किस किस चीज़ों की प्रोवाइड की गई है, तो वो इन इन चीज़ों की प्रोवाइड की गई है मोस्टली जो प्रोवाइड की जाती है। रिक्वायरमेंट, अच्छा कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट अगर होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। देखें हम डिज़ाइनर है ना, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना समझने के लिए कि बेसिकली हमें क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जिसके बेसिस पर हम काम करेंगे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन कौन सी पूछी जाती है किसी भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन होती है। आप सबसे पहले पूछते हैं आपका बिजनेस नेम क्या है। नंबर सेकंड चीज़ आप पूछते हैं कि आपका बिजनेस बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट योर इंडस्ट्री बिलोंग्स टू। मतलब बताने का मकसद ये कि हमारे ये क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस जो हमारे सवालात हैं कि बिजनेस नेम क्या है, बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन सी इंडस्ट्री से आपके बिजनेस बिलोंग करता है। उसके बाद
कलर प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, उसके बाद उसको किस तरह के फॉन्ट्स चाहिए। अब मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि मुख्तलिफ स्टाइल्स के ना लोगोज होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो क्लाइंट को किस तरह का लोगो चाहिए, किस तरह का स्टाइल चाहिए, उसने हमें थोड़ी सी एक झलक दी है कि हमें ऐप स्टाइल का लोगो चाहिए। तो स्टाइल ऑफ लोगो, स्टाइल ऑफ डिज़ाइन, किस तरह का उसको डिज़ाइन चाहिए। कोई भी अगर आप आगे वो हमसे बिजनेस कार्ड बनवाता है, कोई भी बनवाता है, उसको किस तरह का स्टाइल चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हम उससे जो है ना पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन या हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट करने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन इन हैंड चाहिए होती है। ठीक है, पूछ रहे हैं आप सैंपल स्केच, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। लेट्स कम बैक टू दिस। तो यहाँ पर जो गाइस हमारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसने आंसर की हुई है कि कौन सी इंडस्ट्री से, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। और इसमें हमारे पास यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये वाला, इसमें हमें जो प्रॉब्लम, अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, सारी ये देख लिया। द कलर शुड बी ऑरेंज एंड रॉयल ब्लू एंड द सिंबल ऑफ आइडिया इज अप टू यू, कैन यू डू इट एंड हाउ मच विल इट कॉस्ट। ये सारी चीजें उसने हमसे पूछ ली हैं। नाउ हमने सबसे पहले जो इसकी क्यूरी है या जो इसका प्रोजेक्ट है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन इससे सारी प्रोवाइड की हुई कि उसको एक लोगो चाहिए, उसका ये सारी चीजें, हमने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। और उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको जो लोगो चाहिए वो चाहिए, ये उसने बताया, ये उसकी प्रॉब्लम है। अगर आप नोट करें, उसने कहा है, उसने हमें एक चैलेंज दिया है कि ऑल्दो मेरा लोगो एक टॉय ब्रांड से रिलेटेड है, लेकिन मुझे टॉय नहीं चाहिए लोगो के अंदर। मुझे एक मिनिमलिस्ट सा आइकन चाहिए जो कि टॉय से रिलेटेड ना हो। तो ये उसका चैलेंज है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ये उसकी एक मतलब स्पेसिफिक उसने ना डिटेल शेयर की हुई कि मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। सो यहाँ पर अब आप लोगों के पास ये आपका पास आ गया प्रोजेक्ट, इसमें आप लोग ने एनालाइज कर लिया कि ओके ये इसके प्रोजेक्ट की जो है वो प्रॉब्लम है। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम है। नाउ आप लोग क्या करना शुरू करते हैं? रिसर्च करना शुरू करते हैं। आप लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं और रिसर्च करने में आप लोगों के पास कुछ तरीके हैं, कुछ यानी आइडियाज हैं जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं। नंबर वन तरीका है आप लोगों के पास माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग शायद आप लोग ने यूनिवर्सिटी में या कहीं पर देखा हो। माइंड मैपिंग बेसिकली होता है कि आप एक, जिस तरह डिटेक्टिव जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इस तरह माइंड मैपिंग होता है। आप एक कीवर्ड बनाते हो, यानी फॉर एग्जांपल आप एक बीच में कीवर्ड लिखते हो और फिर आपको आपके माइंड में जो जो भी कीवर्ड आते जाते हैं ना, वो साथ साथ आप उसके ट्री बनाते जाते हो, यानी ग्राफ बनाते जाते हो। और वो फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कीवर्ड टॉयज, तो टॉयज से आपको क्या माइंड में आता है? किड्स। किड्स से आपको क्या माइंड में आता है? हैप्पीनेस। टॉयज से और चीज आपके क्या माइंड में क्या आती है? कलर्स। कलर्स, यानी आप एक जरा लंबी रिसर्च यहाँ पे करते हो, इसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग। मैं थोड़ी सी हो सकता है इसकी अगर वीडियो हमारे पास अवेलेबल हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। 1. Welcome back. Many of you asked me how to find logo design ideas, but I will concentrate on the thinking behind the design part. So, don't forget to leave a like and subscribe, and mention in the comments section what is the most valuable thing that you find in this video. I will share the top 3 comments in the next tutorial. To generate great logo design ideas, you have to put in the time into the thinking behind the design. It's a whole process. If you follow it, you will be in good position to come up with good ideas that works as great solution for the client's problem. To start the thinking process, you have to collect every information needed of your client, and this can easily. ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने भी आप लोगों को बताई है। फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी, मैंने सेव भी किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली। एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। Done by creating a creative brief. It's a simple document you send to your client that asks thoughtful questions about the client and his business in order to gather specific information. मतलब ये क्रिएटिव ब्रीफ यही है जो हमने बनाई है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन आप उसको पूछते हैं, इसको हम क्रिएटिव ब्रीफ को कह रहा है। About the project and to define your client's expectations.
This is my creative brief. अब इसने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम इस तरह हमने बहुत छोटे-छोटे सवालात लिखनी है वरना क्लाइंट एनॉय भी हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसने क्रिएटिव ब्रीफ क्लाइंट को भेजी है, तो क्लाइंट ने देखें इसको क्या मैसेज किया है। The creative brief document. Let's use a client as an example. After sending him the creative brief document, he responded with the information needed. The company name is Royal Veggies Transport. It's a transport company of vegetables with controlled temperature. The client wanted something elegant and classy. At the same time, the logo needs to reflect the veggies aspect. To achieve that, we will use the logo's main keywords to extract some unexpected ideas. This is what we call mind mapping. ये माइंड मैपिंग है। आप क्या करते हैं, जो आपका मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि मेरा लोगो जो है उसमें वेजीज होनी चाहिए, यानी कोई कैरेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसने वेजीज को बीच में रखा है और उसके साथ साथ अब वो ना छोटे-छोटे कीवर्ड जनरेट कर रहा है वेजीज से, जो भी उसके माइंड में आ रहा है, जो भी उसके माइंड में आ रहा है, कोई इस पे टाइम नहीं लगाना आपने। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स को सोचने तो क्या आता है आपके माइंड में, कैरेट आ रहा है, क्यूकम्बर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रीन आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है माइंड में, वो सारी चीजें आप लिखते जाएं, इस तरह ही है हेल्दी। फिर आपने जो आगे कीवर्ड बनाया, फिर उनके भी आगे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। वेजिटेबल से आपके माइंड में कैरेट आ रहा है, Mapping is the creation of a visual representation of the words related to the main topic, then finding other associations to these words in order to generate creative logo ideas. अब उसने कहा था कि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए और मुझे ऐसे लोगो चाहिए जो कि रॉयल्टी पे बेस्ड हो, तो इसने उन दोनों कीवर्ड्स के बेसिस को ना माइंड मैपिंग की है उसने। ये होती है माइंड मैपिंग। Lists, equally. अब उसने क्या किया, उसने जितने भी फॉर एग्जांपल ये 3 कीवर्ड्स एक उसने बताया था कि मुझे मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, वेजिटेबल से रिलेटेड है और मुझे रॉयल लोगो चाहिए। अब उसने ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल और वेजिटेबल्स, इन तीनों का जो है ना माइंड मैपिंग की है, तीनों के कीवर्ड्स जनरेट किए हैं। अब वो क्या कर रहा है, Finally, I make separated lists, each main word with its association. अब इन जो मेन वर्ड के साथ जो माइंड मैपिंग उसने की है, बेसिकली उसके उसने लिस्ट बना दी है। Then I take off the words that I find inconvenient to the project. Then I make some combinations of 3 words, 1 word from each list, so I can get some unexpected ideas for the logo. बेसिकली माइंड मैपिंग हम कर क्यों रहे हैं, जिस तरह आप कोई भी डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, कोई भी चीज होगा, आप ये किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं। माइंड मैपिंग इसमें ये होता है कि आप बेसिकली आपका दिमाग खुलता है, आप ये देखते हो क्या कहते हैं कि आप लोग कौन सी और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जिनको रीच कर सकते हैं। अब इसने ये क्यों कट आउट किए हैं ये कुछ कीवर्ड्स, क्योंकि इसको लग रहा था कि कुछ ये ज्यादा अनइम्पोर्टेंट है, हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, उनको कट आउट कर लेता हूँ। अब ये बेसिकली ये करेगा, ये इन तीनों, ये फॉर एग्जांपल ग्रीन, क्रेस्ट, स्पीड, इसको मिलाएगा, ये कॉम्बिनेशंस बनाएगा ताकि इसके पास मैक्सिमम आइडियाज बने। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए कितने बन रहे हैं, ग्रीन क्राउन फ्लाई, वेजिटेबल्स क्रेस्ट फ्लाई, कैरेट किंग स्पीड, काफी ज्यादा इसके पास कॉम्बिनेशन For ऑफ आइडियाज बन example, गए। I will combine vegetables and crest and wheels, or carrot and crown and wings. Saul Bass said, design is ये इसने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए, visual. So I'm this of और फिर वो जो है ना क्या करेगा, all the combination from the mind mapping and the work. ये माइंड मैपिंग से इसने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। ऑलराइट, यानी वेजिटेबल क्रेस्ट और व्हील्स का बनाना चाह रहा है, या कैरेट किंग और व्हीकल का बनाना चाह रहा है, कैरेट क्राउन या विंग्स। अब ये किंग और क्राउन और ये क्रेस्ट कहाँ से है, क्योंकि उसने कीवर्ड रखा था रॉयल्टी का, तो उस बेसिस पे निकाला है। अब वो क्या करेगा कि इन कीवर्ड्स को आपस में वो सर्च करेगा यहाँ पर इंटरनेट पर, और वहां से इंस्पिरेशन लेकर आएगा। Word associations. To achieve the right solution for your logo, you have to execute all the combinations, then you filter them and the stronger survive. I will only walk you through the execution of one combination, which is carrot, crown, wings. Before I dive into the sketching phase, I make a search for some reference images. I try to look at some photos related to the project and some logos of a similar subject. Then I copy the ones that I think are helpful. Then I make a mood board to get inspiration from it.
अब ये क्या कर रहा है, वो तीनों कीवर्ड्स के अंदर जो उसको कुछ जो लोगोज अच्छे लग रहे हैं वो अपने पास लेकर आएगा idea. Fact. और फिर उसका एक आइडिया Try to बनाएगा। do the same thing with exploring different. अब ये डिजाइनिंग प्रोसेस अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, इसको हमने ये चीज समझनी थी कि माइंड मैपिंग हमने किस तरह करनी है। ये चीज मैंने आप लोग को बेसिकली इसमें समझानी थी और ये होती है बेसिकली माइंड मैपिंग। तो ये हम एक तरीका ढूंढते हैं, अगर हमारे पास कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल देखें, हमें कीवर्ड्स यहाँ पर मिले हैं ना, फॉर एग्जांपल टॉय का कीवर्ड है, होल सेलर्स का कीवर्ड है, उसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन का कीवर्ड है, ऐप का कीवर्ड है, ऑलराइट, मैन्युफैक्चरर्स, होल सेलर्स, इनका कीवर्ड है, मिनिमलिस्टिक कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, उन पे हम माइंड मैपिंग करेंगे। और ये माइंड मैपिंग जो है एक काफी लंबा प्रोसेस है, मतलब लंबा प्रोसेस काफी तो नहीं, मतलब ये कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। आपकी शुरू में आपको टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन विद टाइम ये, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि क्विकली जो है ना पेपर पेंसिल लें, ठीक है, मेन कीवर्ड लिखे, उसके साथ साथ जो जो आपके माइंड में आ रहे हैं साथ साथ कीवर्ड्स बनाते जाएं, और उन कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएं, कॉम्बिनेशन बनाएं, और फिर उनको आप गूगल पे सर्च करें। तो कुछ आइडियाज ये होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं, डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं, शॉर्ट रिसर्च होती है जिसमें आप लोग फॉर एग्जांपल माइंड मैपिंग नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास मेन कीवर्ड है जो मैंने आपको बताया था, वो मेन कीवर्ड है आपका टॉय है, ठीक है, मिनिमलिस्ट आइकन है, रॉयल ब्लू, ऐप, ये सारे इसके मेन बेसिकली वो हैं, होल सेलर्स, ये सारे इसके बेसिकली टैग्स हैं, और इसके बेसिस पर, इन कीवर्ड्स के बेसिस पर हम अपनी माइंड मैपिंग या शॉर्ट टर्म रिसर्च कर सकते हैं गूगल से। तो ये है बेसिकली आप लोग का रिसर्च का सेक्शन। उसके बाद आप लोग का इंट्रो आप लोग ने लिखना होता है, यानी आप लोगों ने जब रिसर्च कर ली है तो आप लोगों ने इंट्रो लिखना होता है अपनी बेसिकली प्रपोजल का। तो प्रपोजल का जब आप इंट्रो लिखेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हैं जिसकी तरफ हम चलते हैं। सो बेसिकली दिस इज इंट्रो। इंट्रो बेसिकली होता है कि हम लोगों ने जो अपना पहला प्रपोजल लिखना है उसको स्टार्ट किस तरह करना है, जिस तरह ऐसे लिखते हैं उसका इंट्रो होता है, और इसी तरह हमारे पास इंट्रो यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आप लोग के साथ बताना चाहता हूँ कि इंट्रो लिखने के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद समथिंग रिलेटेड टू बायर्स प्रोजेक्ट। हम लोगों ने जब भी प्रोजेक्ट यानी इंट्रो लिखना है, हम गलती क्या करते हैं, अभी मैं आपको गलत इंट्रो सही इंट्रो भी बताऊंगा। गलती ये करते हैं कि हम लोग अपने बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्समैन है, वो आपको चीज बेचना है और वो ये बातें करने लग जाए कि मैं कितना अच्छा सेल्समैन हूँ, मैंने इतनी बड़ी बड़ी सेल्स की हैं, या मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ पर आकर आपको सिर्फ अपनी फ्रीलांसिंग की किस्से कहानियां सुनाता रहूँ, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई ये हमें पढ़ाने आए हैं तो आप हमें पढ़ाएं, we are not here to just listen to your stories. The thing is कि बायर इंटरेस्टेड होते हैं जब उनके बारे में या उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, रादर के हमारे बारे में बात की जाए। तो सबसे पहला रूल हमारा ये होता है, द मेन थिंग इज कि वी शुड ऑलवेज स्टार्ट आवर प्रपोजल बाय टॉकिंग अबाउट द बायर्स प्रोजेक्ट। Never talk about yourself. Buyers are not interested to hear about it. For example, freelancers क्या गलती करते हैं कि वो अपनी एक्स्ट्रा बातें करने लग जाते हैं कि वी आर फ्रॉम दिस एरिया, हमें ये स्किल्स भी आती हैं, हम इस तरह भी आपको हेल्प कर सकते हैं। दे डू नॉट नीड टू नो अबाउट इट। ओनली मेंशन स्किल्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। रिलेटेबिलिटी या रेलिवेंसी, रिलेटेबिलिटी सॉरी रिलेटेबिलिटी या रेलिवेंसी, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि सिर्फ वो, जिस तरह मैं अगर सीवी की एग्जांपल दूं तो अक्सर आप लोगों को कहा जाता है कि देखें अपने सीवी जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जो जॉब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपनी स्किल्स ऐड करें, रादर के आप सारी जहां की स्किल्स ऐड कर दें कि जी मुझे वीडियो गेम्स भी खेलने आते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना होता। आपने रिलेटेबिलिटी देखनी होती है। तो प्रोजेक्ट्स पे भी ऐसे ही है। Always make sure don't use I too much, instead use you। देखिए हमारा प्रपोजल जो होगा ना पूरा वो यू फोकस्ड होगा रादर देन आई फोकस्ड। वो हम बायर के बारे में ज्यादा बात करेंगे रादर के अपने बारे में ज्यादा बात करें। ऑलवेज यूज नेम इफ अवेलेबल। अगर आपके पास अवेलेबल है नेम तो उसका नेम यूज करें। रिपीट द मेन क्रक्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन वन लाइन इन योर ओन वर्ड्स। थोड़ा सा हम लोग ना इंट्रो में एक जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का क्रक्स होता है उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। उससे ये फायदा होता है कि बायर को पता लगता है कि ओके दिस पर्सन हैव रेड दिस प्रोजेक्ट।
if you have samples and relatable samples, if you have then attach them, if you have then don't. So ये आप लोगों ने चीजें देखती है। अब यहाँ पर ना मैंने ग्रीन रंग के जो है ये आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहे हैं, these are the correct intros and this is the wrong intro which is in red, the danger zone. So let's see के how are these intros coming along. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये इंट्रो है, ये आप यानी चंद अल्फाज यूज कर सकते हैं, हेलो यूज कर सकते हैं, हाई यूज कर सकते हैं। आई रिकमेंड हेलो विच इज सिंपल प्रोफेशनल क्लासिक, मतलब इतना ज्यादा ना ओवर है ना ज्यादा इनफॉर्मल है। उसके बाद आपने अपना नेम मेंशन किया है यहाँ पर, आई एम सैफ, a passionate graphic designer who loves to design logos, business cards, website, letterhead. My passion for logo comes from nature. अब देखें यहाँ पर basically he does not need to know how I'm passionate about, what inspires me to be a logo designer. वो पहले मेरी पूरी कहानी सुने फिर मुझे वो हायर, ऐसा नहीं होता. So this is a wrong style of intro. यहाँ पर ये देखें मैंने मेंशन किया कि as you have mentioned, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ. बेसिकली उसका टॉय ब्रांड था ना, और उसने मुझे कहा था कि उसे मिनिमलिस्ट आइकन स्टाइल में लोगो चाहिए, तो मैंने उसकी जो है ना प्रोजेक्ट की जो क्रक्स है ना, जो समरी है वो रिपीट कर दी है प्रोजेक्ट की पहली लाइन में कि एज यू हैव मेंशन्ड दैट यू नीड अ लोगो फॉर अ टॉय ब्रांड इन अ मिनिमलिस्ट आइकन स्टाइल. अब ये एक करेक्ट वे है टू स्टार्ट योर इंट्रो. इससे एक तो बायर को ये पता लगेगा कि ओके दिस पर्सन हैव रेड दिस प्रोजेक्ट, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स माय प्रोजेक्ट. अब मैं उसको आगे क्या बता रहा हूँ, हेंस माय टीम, या मैं माय टीम कह सकते हैं, मैं अपने आप को टीम के तौर पे या प्रेजेंट कर सकते हैं, अकेला भी प्रेजेंट कर सकते हैं. मैं उसे ये बता रहा हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने हमने कुछ फर्म्स की ब्रांडिंग पर काम किया है दैट आर नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियल. अब देखें मेरी बात सुने, आप लोग जब किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेंगे या कोई भी आप सैंपल बनाएंगे तो किसी न किसी फर्म, किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी स्टार्टअप, किसी न किसी ब्रांड पे बनाएंगे ना, या वो ओरिजिनल कोई कंपनी होगी या वो अजम्पशन बेस्ड कंपनी होगी. अब फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है या फर्म है सन पीक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स. अब आपने एक सैंपल बनाया, उसका नाम रख दिया आपने मून पीक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स. अब जरूरी नहीं है कि आपका वो जो फर्म है जिसका आपने लोगो बनाया वो रजिस्टर्ड हो, वो ओरिजिनली एग्जिस्ट करती हो, वो अजम्पशन बेस्ड भी हो सकती है. बट हाउ यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ इज कि आप लोग ने ये बताना है कि हमने कुछ ऐसी फर्म्स का या कुछ ऐसी फर्म्स की सैंपल्स डिजाइन किए हैं या उन पर वर्किंग की है जो कि हमने यहाँ पर प्रपोजल में लिखा है, जो कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल नहीं है. दे आर नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियल बट दे हैड सिमिलर रिक्वायरमेंट लाइक योर प्रोजेक्ट. अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा हूँ गाइस कि हम लोगों ने जो है उसको ये बिलीव दिलाना है कि हम लोग उसके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझ चुके हैं, हम लोग उसके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझते हैं. इसीलिए मैंने दूसरे अपने काम का रेफरेंस दिया, ताकि मैंने ये भी नहीं कहा कि वो एग्जैक्टली फाइनेंशियल, आप जरूरी नहीं है सैंपल्स आप रिलेटेबल सैंपल्स वही, क्योंकि नहीं है लोगो था टॉयज ब्रांड से रिलेटेड ना, टॉयज और किड्स रिलेटेड, बट दे हैड सिमिलर रिक्वायरमेंट लाइक योर प्रोजेक्ट. यानी मैं उसको साथ अपने कुछ ऐसे डिजाइन जो मैंने किसी कॉन्टेस्ट के लिए बनाए हों या किसी भी चीज के लिए बनाए हों, मैं वो जो है यहाँ पर शेयर कर दूंगा. और मैं उसको इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ कि बेसिकली इनकी भी रिक्वायरमेंट कुछ उसी तरह की थी, यानी चैलेंज इनका इसी तरह का था कि उनको लोगो, उनकी ब्रांड नेम कुछ और था, उनको लोगो किसी और चीज तरह का चाहिए था और मैंने उसको अचीव किया, यानी आप सैंपल अटैच कर देते हैं. तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रो. दिस इज अनदर इंट्रो. आप लोग एक ये भी चीज कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कल की क्लास में हमारी जो इलिस्ट्रेटर की क्लास होगी उसमें हम लोगो डिजाइन करना सीखेंगे, सैंपल्स बनाना सीखेंगे. तो एक ये भी अप्रोच होती है, ये सेकंड अप्रोच है. इंट्रो नंबर 1, ये इंट्रो नंबर 1 इसको आप कह लें, और ये दोनों करेक्ट है, जो ग्रीन में है वो दोनों करेक्ट हैं. इंट्रो नंबर 2, इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें हम लोग जो है ना कुछ ऐसे भी आप लोग के प्रपोजल्स होते हैं जिसमें आप प्रपोजल पढ़ते हो. प्रपोजल में आप लोग को उसने क्लियर गाइडलाइन दी होती है, मुझे क्या डिजाइन चाहिए, उसने ये तक बताया होता है मुझे सिंबल किस तरह का चाहिए. उस केस में हम क्या करते हैं, हम ना एक सैंपल बनाकर उसे उसी के प्रोजेक्ट का या उसी के लोगो का सैंपल बना के क्विकली हम उसके साथ शेयर कर देते हैं.
नाउ आई नो दिस इज फॉर एग्जांपल फॉर एडवांस यूजर्स, यानी जिनका हाथ बैठ जाएगा अच्छे डिजाइनिंग में, वो इस अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप लोग क्विकली सैंपल भी नहीं बना सकते उसका। हाँ, जो आपके पास पुराने सैंपल कोई पड़े हैं वो जरूर आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से आप कहेंगे आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर सैंपल बने, तो वो आप लोग के लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये अप्रोच आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका हाथ बैठ जाए डिजाइनिंग पर, और जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको नजर आए जिसमें उसने सारी डिटेल्स खोल के बताई हुई हैं और स्पेसिफिक करके बताई हुई हैं कि मुझे लोगो इस तरह का चाहिए, उसका सिंबल इस तरह का होना चाहिए, उसके कलर्स इस तरह के होने चाहिए, उसकी फॉन्ट्स इस तरह के होने चाहिए, उसकी लेआउट इस तरह का होना चाहिए। वो सारी चीजें जब उससे बताई हुई हैं तो फिर आप उसका सैंपल बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। माय टीम हैज वर्क ऑन अ सैंपल इन व्हिच द लोगो आइकन ऑफ द सर्कल इज, यानी मैंने उसे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने किस तरह का आपका सैंपल बनाया और उसमें आइडिया किस तरह का है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रो एज वेल। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन बॉडी। अब फॉर एग्जांपल आपने इंट्रो लिख लिया, इंट्रो आपका एक करेक्ट आ गया, यानी आपने रिलेटेबल एक अच्छा इंट्रो। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें हमने आई का लफ्ज बहुत ज्यादा यूज किया, इस पे देखिए हमने यू का लफ्ज बहुत ज्यादा यूज किया है। इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दी है। इसमें हमने कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं, सिर्फ हम अपने बारे में बात कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि सर हमें इंट्रोडक्शन तो कराना चाहिए, तो हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया इस लाइन पर। हमारा इंट्रोडक्शन, उसको हमारा नाम से गर्ज नहीं है, उसको ये गर्ज है कि क्या मैं वो प्रोजेक्ट कर सकता हूँ जो वो ऑलरेडी चाह रहा है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर करा दिया। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने उसे बताया है कि मैं कुछ ऐसे फर्म्स के साथ काम कर चुका हूँ या ऐसी फर्म्स की ब्रांडिंग पर काम कर चुका हूँ, लोगो डिजाइनिंग पर काम कर चुका हूँ, जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स थी जिस तरह आपकी हैं। तो ये मेरा उसके पास एक इंट्रोडक्शन चला गया कि मैं एक तो लोगो डिजाइन बनाता हूँ, दूसरा ये कि मैं उसके जो काम है उसकी रिक्वायरमेंट्स वाले काम कर सकता हूँ, उसको मेरे नाम से सरोकार नहीं है। सो ये आप लोग का अच्छा इंट्रो हो गया। अब आ जाती है आपकी मेन बॉडी। मेन बॉडी के कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। मेन बॉडी होते हैं जिस तरह ऐसे की मेन बॉडी नहीं होती, आप ऐसे लिखते हैं, उसकी एक मेन बॉडी होती है। तो इसकी भी आपके पास मेन बॉडी है, और यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या रूल्स है। नंबर वन हमारे पास है रूल कि यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर रिसर्च करते हैं ना, आपने अपना आइडिया इसके अंदर ढूंढा माइंड मैपिंग के थ्रू या नॉर्मल गूगल सर्चिंग के थ्रू, आइडिया ढूंढा कीवर्ड्स की मदद से। तो आपने वो आइडिया इधर शेयर करना है। क्यों ढूंढ रहा था मैं वो आइडिया? मैं इधर शेयर करने के लिए ढूंढ रहा था। यू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ दैट आइडिया। देखें, कोई भी चीज होती है ना, किसी भी बंदे को कन्विंस करने के लिए, आपने सेल्समैन का देखा होगा साहब, वो कोई चीज बेच रहे होंगे ना, वो आपको उसके इतने फायदे बता देंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार मुझे वाकई ये पेन के इतने फायदे हैं, तो पता नहीं ये ले ही लेना चाहिए मुझे पेन, ये मोबाइल के इतने फायदे हैं, ये मुझे ले ही लेना चाहिए। यू नो द थिंग इज के ये आपके माइंड के साथ खेलते हैं कि आपको ऐसे फायदे एक्सप्लेन करते हैं, और वो फायदे नॉर्मल होते हैं, मे बी आपको किसी और चीज से मिल रहे हो, लेकिन वो आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा लगता है वो। सो हमने भी कुछ इस तरह ही करना होता है कि हमने कोई भी लोगो बनाना होता है तो हमने उसका ऐसा उसको बेनिफिट एक्सप्लेन करना होता है कि हम लोग, या कोई भी डिजाइन हमने बनाया तो हम उसका मैक्सिमम तौर पे उसका बेनिफिट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यू कैन आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड व्हिच कीप्स द कन्वर्सेशन टू वे। मेन बॉडी में आपका कोई भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आइडिया शेयर किया है तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आइडिया। जब सवाल आप पूछते हो ना तो फिर कॉन्वर्जेशन टू वे होती है। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे, आप सिर्फ लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, तो उससे बायर को ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि दिस सेलर इज जस्ट ट्राइंग टू इम्पोज हिज आइडियाज ऑन मी। वी शेयर अवर वैल्यू स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज वैल्यू स्टेटमेंट? वैल्यू स्टेटमेंट आपका बेसिकली वर्किंग प्रोसेस होता है कि आप किस तरह काम करते हो, आप क्या क्या चीजें इस यानी प्रोजेक्ट में अगर आपको हायर किया जाएगा तो आप क्या क्या चीजें बायर को प्रोवाइड करोगे। आप अपना एक ओवरऑल पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम लोग शुरू में इंट्रो में हमने वो पोर्टफोलियो शेयर किया या वो सैंपल शेयर किया जो हमें लग रहा था इसके प्रोजेक्ट से क्लोजली रिलेटेड है। फिर हम लोग वो पोर्टफोलियो शेयर करेंगे जिसमें हमारे सारे के सारे डिजाइन होंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे रिलेटेबिलिटी नहीं देखती। प्रोसेसर इसको एडिट कर लूं क्योंकि मैंने किसी और प्रपोजल के हवाले से लिखा हुआ था। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना इंट्रो स्टार्ट किया है। इसको मैं कलर अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कोई और दे देता हूँ ताकि, यानी सॉरी, मेन बॉडी स्टार्ट किया है, इसको कलर में कोई और दे देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि ओके दिस वाज मेन बॉडी।
इसको कलर हम दे देते हैं पर्पल। ऑलराइट, अब देखते हैं। यहाँ पर मैंने शुरू किया है बाय डूइंग सम रिसर्च ऑन योर प्रोजेक्ट। अगेन देखें, मैं यू लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि आई हैव डन सम रिसर्च, आई नहीं यूज किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई यूज करूँ ही ना। सो बाय डूइंग सम रिसर्च ऑन योर प्रोजेक्ट द आइडिया ऑफ यूजिंग, अब मैं आइडिया बता रहा हूँ कि मुझे क्या आइडिया आपका मिला है। मैं बेसिकली उसको आइडिया बता रहा हूँ कि मैंने आपका आइडिया इस तरह का प्लान किया है कि हम आपका ब्रांड का नाम है टॉय ब्रांड्स, तो मैंने टी और बी को मिला करना ऐसा आइकन बनाना है जो कि अपवर्ड की जो है ना, अपवर्ड राइजिंग की जो है ना रिफ्लेक्शन दे रहा हो। दैट इज मूविंग अपवर्ड इन अपवर्ड इन लाइंस कम्स इनटू माइंड दिस आइकन। अब मैंने ये आइडिया उसके साथ शेयर किया। दिस इज एन आइडिया, दिस इज अ सोल्यूशन गाइस, दिस इज अ सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन है इसमें। ऑलराइट, ये आपका मूविंग अपवर्ड्स इन लाइन कम्स इनटू माइंड, ये आपका सोल्यूशन है। यहां से मैं उसको बेनिफिट एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस आइकन कैन सिंबलाइज द सिंपलनेस एंड मैच्योर डिसीजन मेकिंग दैट योर ब्रांड फोकसेस ऑन। याद रखिएगा, ये ब्रांड बच्चों के लिए नहीं है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को पढ़ें, है तो टॉय ब्रांड्स, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। ये प्रॉपर होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स यानी मेच्योर ऑडियंस के लिए। दिस इज नॉट फॉर किड्स। तभी तो उसने कहा था मुझे टॉय नहीं चाहिए इसमें मुझे कोई मिनिमलिस्ट आइकन चाहिए जो कि हम बिजनेस से रिलेटेड हो। तो यहां पर मैंने उसको ये चीज बताई कि दिस आइकन कैन सिंबलाइज द सिंपलनेस। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है सिंपल, यानी मिनिमलिस्ट मिनिमलिज्म से निकला है। मिनिमल, कम, थोड़ा, लेस इज मोर, तो सिंपलनेस भी उसी को कहते हैं। और मेच्योर डिसीजन मेकिंग दैट योर ब्रांड फोकसेस ऑन, यानी मेच्योर ऑडियंसेस की मेच्योर डिसीजन मेकिंग होती है। इट विल ऑलवेज शो एन अपवर्ड राइज सिंबलाइजिंग द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ योर टारगेट ऑडियंस कैन हैव इफ दे हायर योर सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, देखें इसके पास जितने होलसेलर्स या मैन्युफैक्चर आएंगे उनको वो हम अपवर्ड ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि आपकी टारगेट ऑडियंस इससे सिंबलाइज कर सकती है कि उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। देखें, ये मैंने उसको उसके आइडिया का जो है बेनिफिट एक्सप्लेन किया। दिस इज मी एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स ऑफ दैट आइडिया। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ तक किसका बेनिफिट हो गया। अब हम लोग ने एक उससे सवाल पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आइडिया और यू डू हैव एनीथिंग इन माइंड। ये आप लोग ने पूछना है बिकॉज जस्ट टू कीप द कन्वर्सेशन टू वे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप द कन्वर्सेशन टू वे, बिकॉज अगर हम ये आइडिया से किसी सजेशन ले लेंगे उसको लगेगा कि वी आर ट्राइंग टू इम्पोज दिस आइडिया ऑन हिम। उसके बाद मैं उसे बता रहा हूँ कि अब ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस कर ली। यू प्रेजेंट द आइडिया इन डिटेल बाय डूइंग सम रिसर्च, यू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ इट, यू आस्क द क्वेश्चन। ये 3 चीजें हो गई। अब वी शेयर आवर वैल्यू स्टेटमेंट, तो मैंने अपना वैल्यू स्टेटमेंट शेयर किया। द लोगो वर्क प्रोसेस आई फॉलो इज फोकस्ड ऑन मेकिंग हैंड स्केच कॉन्सेप्ट, यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं हैंड स्केच कॉन्सेप्ट बनाता हूँ फिर उसको डिजिटली इलस्ट्रेटर पे जाकर करता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने अपना वर्किंग प्रोसेस बता दिया उसे, और ये भी बता दिया कि उसको यहाँ पर क्या आइटम्स मिलेंगे। आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि सोर्स फाइल होता है, अनलिमिटेड रिविजन होती है, 24 आवर्स डिलीवरी होती है, जेपीजी, पीएनजी, ये सारी चीजें, तो वो मैंने यहाँ पर बता दी। फिर मैंने उसे शेयर किया अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो। यू कैन चेक आवर ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओवरऑल पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा? ओवरऑल पोर्टफोलियो आप लोग को ना मैं अकाउंट बनवाऊंगा जो कि बनेगा बिहांस पे। ये बिहांस एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग बेशक साइन अप भी कर सकते हैं। इट्स फ्री टू साइन अप, राइट। यहाँ से आप साइन अप करेंगे, जिस आईडी से आप freelancer.com या फाइवर ज्वाइन किया उसी आईडी से इसको भी ज्वाइन कर लें। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अपना डिजाइन पोर्टफोलियो बनाया करेंगे। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस पे भी साइन अप कर लें। तो इसका लिंक बेसिकली हम लोग अपने प्रपोजल में शेयर किया करेंगे एज अ पोर्टफोलियो, यानी यहाँ पर जो हमने डिजाइन अपलोड किए होंगे वो मतलब बायर देख सकता है। तो या जस्ट साइन इट अप, यहाँ पर किसी भी आप जो आपकी आईडी है फ्रीलांसर की उसी से आप साइन अप कर ले। इट्स वेरी 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 इजी टू साइन अप, इट्स जस्ट नॉर्मल साइन अप प्रोसेस। तो वो लिंक मैंने यहाँ पर शेयर किया है और ये देखें आपको दिख रहा है। सो ये आपकी मेन बॉडी पैराग्राफ है और ये आपका इंट्रो था जिसमें मैंने नेम भी लिखा था, यहाँ पर नेम नहीं था। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास नेम अवेलेबल है तो यू मस्ट ट्राई टू राइट द नेम। थर्ड है कॉल टू एक्शन। नाउ व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन मतलब होता है जिस तरह आप लोग फॉर एग्जांपल कोई पोस्टर देखते हैं उसमें एंड पे लिखा होता है फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट दिस नंबर, फॉर ऑर्डर
डिटेल एज दिस नंबर, वो कॉल टू एक्शन होता है, जो नंबर शेयर किया जाता है या जो बुलावा दिया जाता है, जो इनविटेशन दिया जाता है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर वो हम यहाँ पर तो नहीं कर सकते, कॉल टू एक्शन में हम नंबर वगैरह, वाइबर वगैरह, व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको थोड़ा सा प्रोवोक करते हैं कि वो हमारे साथ इनबॉक्स पर आ जाए एटलीस्ट, यानी जो फाइवर का इनबॉक्स है या जो फ्रीलांसर का अपना इनबॉक्स है, ये जो इनबॉक्स है इधर आ जाए वो एटलीस्ट। क्योंकि जब आप किसी को प्रपोजल भेजते हो, आप उससे तब तक राब्ता नहीं कर सकते जब तक वो आपसे राब्ता ना करे। इसी तरह देखें, जब आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हैं तो आप उनकी कॉल का वेट करते हैं या आप उनको कॉल करके पूछते रहते हैं भाई क्या बना मेरी जॉब का। तो इस तरह नहीं होता। यहाँ पर भी यही सिनेरियो, आपने प्रपोजल भेज दिया, अगर बायर ने रिप्लाई नहीं किया तो यू कैन नॉट मैसेज देम। हाँ, अगर बायर ने रिप्लाई किया देन यू कैन ऑब्वियसली टॉक टू देम। सो हम लोग यहाँ पे कॉल टू एक्शन में, यहाँ पर वी मस्ट ट्राई टू प्रोवोक द बायर टू मैसेज अस और इनबॉक्स अस। हम लोग यहाँ पर रूल ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बायर हमें इनबॉक्स पर आकर मैसेज करें। वी कैन टेल हेयर दैट वी कैन प्रोवाइड अ फ्री सैंपल। हम उसको ये इस तरह भी प्रोवोक कर सकते हैं कि अगर तुम मेरे पास मैसेज पर आते हो तो मैं तुम्हें फ्री सैंपल भी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे से आके चीजें डिस्कस तो करो। लेट मी नो इफ यूर, हम इस तरह की टर्म यूज करते हैं कि लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट। तो ये मैंने कॉल टू एक्शन लिखा है, इसको मैं कलर कुछ और दे देता हूँ। लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट, आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड अ फ्री सैंपल that suits your requirement. You can reach me out via inbox for more ideas. यहाँ पर मैं उसे लालच भी दे रहा हूँ थोड़ा सा more ideas, और for example यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो है अपना proposal end कर दिया। अब ये हमारा टोटल जो है ना प्रपोजल बनेगा इतना, इस तरह ये आपका नेम आएगा, आपने इंट्रो लिखना है, फिर गैप देना है, फिर यानी मेन बॉडी में 2 पैराग्राफ्स बना लीजिएगा आप। एक आपने जिसमें अपना आइडिया शेयर कर दिया, एक जिसमें अपना वर्किंग फ्लो शेयर कर दिया, फिर एक में पोर्टफोलियो शेयर कर दिया, फिर गैप देकर फिर आप लोग जो है अपना कॉल टू एक्शन मेंशन करेंगे और एंड पे लिखेंगे बेस्ट रिगार्ड्स अपना यूजर नेम या जो भी है। तो गाइस ये था आपका बेसिकली प्रपोजल राइटिंग, और हमने इसको बड़ी डिटेल में देखा है। उसकी वजह यह है डिटेल में देखने के लिए बिकॉज ये आपकी एक एसेंशियल है। अब प्रपोजल राइटिंग भी जो है आपकी हर प्रोजेक्ट के लिहाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर गाइज यही यूज होगा। अब फॉर एग्जांपल कुछ आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिटेल्स थोड़ी सी कम है। आई वांट अ लोगो फॉर माय यूट्यूब चैनल, पिंक ब्यूटी, द कलर आई वांट पिंक। अब इससे सिर्फ अपना कलर बताया हुआ और कुछ बताया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जब आप मेन बॉडी पर आप आइडिया नहीं डिस्कस कर सकते थे, आप एक छोटा आइडिया डिस्कस कर सकते हैं बट आप एग्जैक्टली आइडिया नहीं डिस्कस कर सकते। तो उसके जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है, सो यहाँ पर अब फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सवालात पूछते हैं। यू आस्क मोर क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? 3 से 4 जो हमारे रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन है। कैन यू टेल अस व्हाट इज योर बिजनेस बैकग्राउंड, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, आपकी कलर प्रेफरेंस उसने बता दी हुई, आपकी फॉन्ट प्रेफरेंस या स्टाइल प्रेफरेंस क्या है। फिर उस हिसाब से आप एक आइडिया उसको जनरली बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से आपके जो यूट्यूब चैनल का लोगो है, उसने ब्रांड नेम बताया हुआ, अपना ब्रांड नेम भी नहीं बताया हुआ है, तो मैं आप सिंपली उसको कह सकते हैं मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब चैनल का लोगो एक आइकन स्टाइल में बन सकता है क्योंकि वो ज्यादा ट्रेंडी है आजकल। आपने एक ओवरऑल आइडिया शेयर कर दिया, स्पेसिफिक आइडिया आप नहीं शेयर कर सकते। तो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें डिटेल्स कम होती हैं। जो मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किया उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा है। सो गाइज ये थी आपकी प्रपोजल राइटिंग, और दिस वाज अ पार्ट ऑफ प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन। हम दोबारा पीछे वाले, ये प्रपोजल राइटिंग का डॉक्यूमेंट है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हम लोग का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था रूल ऑफ कम्युनिकेशन, हम उसके बेसिकली अभी सेकंड पार्ट में पहुंचे। अभी हमारा ये हुआ है, अभी वी हैव द अदर पार्ट्स टू। आई नो इट्स टू मच बट in order to dive into it we need to know this much, and if we won't know this much तो फिर हमें मसला ही होगा आगे। यहाँ तक जो प्रपोजल अभी पढ़ा है इसमें कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकता है। जी साकिब। सर कुछ क्लाइंट्स आके ना अपनी सारी डिटेल खुद ही शेयर कर देते हैं ना, तो उनके साथ हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट? मीन के एक क्लाइंट आया है ना, तो उसने सारी डिटेल ली है कि मेरा ये बिजनेस है, उसमें ये कलर चाहिए, ठीक है, और आते ही सैंपल भी शेयर कर देते हैं, तो उनके साथ हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनके साथ देखें, ऑब्वियस बिल्कुल आपका सही सवाल है। एक हमारे पास अब 3 सैंपल्स हो गए।
एक वो जो कि डिटेल्स शेयर कर रहा है बट उसने सारी डिटेल क्लियरली शेयर नहीं की, एक वो जो बिल्कुल थोड़ी डिटेल शेयर कर रहा है, एक वो जो सारी बिल्कुल क्लियरली डिटेल शेयर कर रहा है। अब जो जिसने क्लियरली डिटेल शेयर कर दी ना साकिब, उसके साथ हम इस तरह डील करेंगे कि हम उसके साथ अब अपना आइडिया तो नहीं शेयर कर सकते क्योंकि उसका एक ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। हम लोग उसके आइडिया के ऊपर आइडिया नहीं शेयर कर सकते, वो एक रूड बिहेवियर होगा, वो एक अनएथिकल बिहेवियर होगा। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम उसके आइडिया जो उसने शेयर किया उसकी एग्जीक्यूशन बता सकते हैं कि हम किस तरह करेंगे। कि फॉर एग्जांपल जब हम ऑब्वियसली डिजाइन सीखेंगे आप लोग ज्यादा, और तो आप लोग को आइडिया होगा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से जो है ना इसकी ये शेप बनाऊंगा, तो मैं क्या अब उस पे कर रहा हूँ कि उसकी एग्जीक्यूशन पे मैं बात करने लग गया। उसका आइडिया तो हमारे पास आ चुका है, अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करूंगा कि उसका डिजायर रिजल्ट अचीव हो जाए। समझ लगी? जी सर, ये मैं आपको एक शेयर करने लगा हूँ सर, ये देख लें इस तरह का है ना, तो इस तरह के क्लाइंट से हम कैसे डील कर सकते हैं। ये मैंने शेयर किया है एसएमएस में, अब देख लें चैट में। अच्छा, अब इसने यहाँ पर अपना ब्रांड नेम बताया हुआ है, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री बताई हुई है कि वो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग से रिलेटेड है। और आप ना चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, क्या क्या उसने चीज़ें बताई हुई हैं। ब्रांड नेम बताया हुआ है, इंडस्ट्री बता दी है, टारगेट ऑडियंस बता दी है, अपना स्टाइल बता दिया है कि उसको ईजी टू रिकग्नाइज, ईजी टू रिकग्नाइज या ईजी टू रिकग्नाइज उसको ऐसा लोगो चाहिए जो बहुत ज्यादा दिखने में लिटरल हो, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बर्ड ट्विटर को देखते तो हमें पता लग जाता है कि ये बर्ड है, ठीक है। जैसे एप्पल को देखते हमें पता लगता है एप्पल है। अब मैसेंजर का लोगो देखें तो हमें 2-3 चीजें समझ आएंगी, या जैसे यूट्यूब का लोगो देखते तो हमें पता लग जाता है ये प्ले बटन है। इस तरह ना कुछ लोगोस होते हैं, ये वेलो का लोगो है, इसको देख के मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, प्ले बटन है या क्या है। तो उसको इजी टू रिकग्नाइज लोगो चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, यानी सिंपल मिनिमलिस्ट था। समथिंग दैट वाज इमीडिएटली रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड उसको सिंपल सा लोगो चाहिए, तो समथिंग मे बी यू कैन मेक अ सिंपल लोगो लाइक अ हाउस और समथिंग लाइक दैट। मिनिमलिस्ट का अगेन मतलब वो यूनिक सिंपल होता है। तो इसने अपना आइडिया शेयर नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी डिटेल्स शेयर की, उसने अपना स्टाइल ऑफ लोगो पसंद शेयर किया, अपना ब्रांड नेम शेयर किया, अपना इंडस्ट्री शेयर किया, अपनी टारगेट ऑडियंस शेयर किया, बस। तो नेक्स्ट इसके साथ मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा ना, मुझे थोड़ा सा आइडिया आप दे दें। इसको कम्युनिकेट इस तरह करेंगे कि आप उसको बताएंगे कि ओके आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन और मैंने आपकी थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तो मैं आपका जो जब आप रिसर्च करेंगे ना तो आप उसे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपका जो लोगो है कीपिंग इन माइंड कि वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और आपको मिनिमलिस्ट चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम एक हाउस बनाए यानी ब्रिक हाउस बनाए, छोटा सा आइकन उसका, और उसके साथ आपका जो है फॉन्ट ब्रिक कैड रख दें, तो आपका उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो है ब्रांड नेम की सिंबलाइजेशन भी होगी, आपका आर्किटेक्चर का भी सिंबलाइजेशन होगी, और लोगो भी मिनिमलिस्ट रहेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस तरह आप इससे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। किसी का और कोई सवाल हो, द फ्लोर इज ओपन, दे कैन आस्क। अगर कोई चीज नहीं समझ आई दे कैन ओपनली आस्क, बिकॉज अगर आपको चीज समझ नहीं आएगी और आप उसे बस ये देख लेंगे मैं बाद में देख लूंगा, तो वो भूल जाएगी चीज आपको। सर फाइवर और फ्रीलांसर के टाइटल और स्किल्स चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, स्किल्स भी चेंज हो सकती है, टाइटल भी चेंज हो सकता है। प्लीज फील फ्री टू आस्क मोर क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ये चीजें कंफ्यूजन रह जाएंगी। हमने काफी चीजें आज देखी हैं, हमने प्रपोजल राइटिंग देखी है, हमने टाइप्स ऑफ बायर्स देखे हैं, हमने फ्रीलांसर को देखा है, प्रोजेक्ट्स कॉन्टेस्ट क्या होते हैं हमने उन सारों को देखा है, माइंड मैपिंग क्या होती है उस चीज को हमने देखा है। तो वी स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई नो। अभी भी कुछ चीजें थोड़ी सी रहती हैं, वो बस वाइंड अप करके फिर हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। लेकिन सवालात जो भी हैं वो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं अभी। उसका दो मैंने चीजें बताई हैं उम्मे कुलसूम के, आप या तो उसको फ्री सैंपल ऑफर कर दें, ठीक है, या उसको कहें कि जी हम आपके साथ मोर आइडियाज शेयर, जिस तरह मैंने आपके साथ पहला एक आइडिया शेयर किया, मैं कुछ और भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ये दो स्ट्रेटजीज होती हैं उसको थोड़ा सा मतलब घेरने के लिए एंड स्टफ लाइक दैट। इसमें ना टेक्निकलिटीज एज सच नहीं होती, मतलब फ्रीलांसिंग में, बट वी हैव टू यू नो फॉलो द रूल्स जो कि एक आपको सक्सेसफुल पाथ की तरफ लेके जाते हैं। असल में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं
जब भी हम फ्रीलांसिंग की फील्ड में आते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, सबसे मेन गलती हम लोग जो करते हैं अक्सर औकात 99% ऑफ फ्रीलांसर्स करते हैं। जो रूल्स में यहाँ पर आपको पढ़ा था, दे आस्क फॉर बजट राइट अवे, दे आस्क फॉर बजट राइट अवे, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मे बी आप लोग को शायद अभी तक लगता हो कि दैट वाज करेक्ट, बट इट इज रॉन्ग। बजट हमने, और दूसरी और गलतियां क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा प्रोजेक्ट पढ़ेंगे और कहेंगे हम कर लेंगे। और गलतियां क्या करते हैं, लेट रिप्लाई करते हैं, बायर के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, अपना नंबर शेयर कर देते हैं, ठीक है, सिंगल लाइनर रिप्लाई करते हैं। ये रूल्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। जो हमने प्रपोजल लिखा है वो हम इसको एक ही डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं ताकि हमारा, जी दैट इज रॉन्ग। इफ यू आस्क द बजट स्ट्रेट अवे, यानी प्रपोजल राइटिंग के बाद जो है हमारा ये प्रपोजल राइटिंग, ठीक है, यही से हम पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था, प्रपोजल राइटिंग पढ़ा था, प्रपोजल राइटिंग का स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो गया। एनीथिंग एल्स, किस वे में आप पूछना चाह रहे हैं उससे, लाइक अगर कोई। सर मेन क्लाइंट से हमने सारी डिटेल ले ली है, मतलब उसने थोड़ी बहुत बता दिया और हमने उसको आइडिया दे दिया है, तो अब हम पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो उससे हम यूज कर सकते हैं एनीथिंग एल्स सर? इसमें एक चीज मैं आपको सजेशन दूंगा, साके क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, क्लाइंट से ना आप लोगों ने पहले ही फुर्सत में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लेनी है। देखिए ना उसके पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग लेस से लेस रिविजन्स पर फोकस करें। ये इन्फॉर्मेशन पूछने का मकसद यही है, ये इन्फॉर्मेशन पूछे बगैर क्लाइंट को जाने नहीं देना। इसमें आप और सवालात भी ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है जरूरी है। ये जब आप तक, हाँ, जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो, क्लाइंट ना दे, तब तक आप प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना करें। आप उसे कहें भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब तक आप उसको रीजन ये दें कि आपका डिजाइन ही इफेक्टिव नहीं बनेगा, आपका डिजाइन फ्लॉड बनेगा, वो खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। हम क्या गलती करते हैं, हम ये गलती कर रहे हैं, हम सिर्फ बिजनेस नेम बता देता है लोगो बनाना है, हम लोगो बनाने बैठ जाते हैं। अब लोगो बनाने बैठ गए, लोगो बनाया, वो तो कहता है मेरा फॉर एग्जांपल एक ना उसने कहा कि बुटीक का लोगो है, अब मेल बुटीक भी हो सकती है भाई। तो अब फॉर एग्जांपल हमने फीमेल बुटीक का लोगो बना दिया, हमने उससे पूछा नहीं क्या इसकी टारगेट ऑडियंस थी, उसने बाद में पूरा लोगो चेंज करवा दिया, उसने कहा ये तो मेल बुटीक का लोगो था। तो ये हम पहली चीजें सारी उनसे कंफर्म कर लेते हैं, और फिर हम या उससे कंफर्म कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स पूछ सकते हैं कि भाई कुछ और चीज है तो हमें अभी बता दो, क्योंकि बाद में फिर जब हम काम शुरू कर देंगे तब मसला होगा। तो यस यू कैन आस्क दैट। कह रहा था कि उन्होंने अपनी सारी डिटेल दे दी और मैंने अपने आइडियाज शेयर कर दिए कि यार ये ऐसे होगा सर, तो उसके बाद अगर मैं पूछना चाहूँ कि कुछ और ऐड करना या कोई चीज आपके माइंड में हो, तो इस तरह का मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ये प्रपोजल की बात कर रहे हैं सिर्फ? नहीं, मीन अगर उसने डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज कर दिया 5 रुपए, तो उस तरह भी बता दें, और अगर प्रपोजल में है तो तब भी। प्रपोजल में आप ना पूछें एनीथिंग एल्स, क्योंकि आपने एक आइडिया, हाँ इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अगर आपसे वो आपने आइडिया वगैरह शेयर कर दिया तो आप पूछ सकते हैं कोई और चीज है जो आप मेंशन करना चाहते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले रूल्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ बायर पढ़े हैं, फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन में प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन पढ़ना शुरू किया था। प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन के अंदर हमने सिचुएशन नंबर 1 पढ़ी है और 2 पढ़ी है, जिसमें हमारी केक डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और दूसरा हमने प्रपोजल किस तरह लिखना है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीजें मैंने इधर ही कॉपी कर दी है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम लोग ने पढ़ना है कि व्हाट हैपन इफ यू गेट एन इनबॉक्स। अगर आपको इनबॉक्स आते हैं तो फिर आप किस तरह काम करेंगे, क्योंकि फाइवर पर आपको इनबॉक्स भी आ सकता है। अगर आप प्रपोजल भेज रहे हैं, इनबॉक्स में बायर आपको रीच कर रहा है, बायर आपको जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो अजान हो जाए तो फिर मैं इसके बारे में बता के फिर क्लास एंड कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्विकली और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। थर्ड सिचुएशन है हमारी प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन की, कि हमें इनबॉक्स आ जाता है। पहली 2 थी कि हमें प्रपोजल लिखना पड़ता है अगर कोई प्रोजेक्ट हो, और या हमें अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को एसईओ फ्रेंडली लिखना पड़ता है। थर्ड सिचुएशन है कि अगर हमें इनबॉक्स आ जाए। अब इनबॉक्स जब हमें आता है तो हमने जो 4 मुख्तलिफ किस्म के बायर्स देखे थे, उनके हम सिचुएशंस देखते हैं कि हमें किस किस किस्म के इनबॉक्स आ जाते हैं। सिचुएशन नंबर 1 में 1 लाइनर अगर आपको इनबॉक्स आता है, हाय आई नीड अ लोगो कैन यू हेल्प मी। अब इसका राइट रिप्लाई या रॉन्ग रिप्लाई क्या बनेगा देखते हैं।
हेलो, आई रेड योर मैसेज, आई कैन श्योरली डू योर लोगो, प्लीज प्लेस एन ऑर्डर सो वी कैन स्टार्ट। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमें डिटेल ही कोई नहीं मिली, तो हम क्यों उसको कह रहे हैं कि ऑर्डर रिप्लेस करो, ऑर्डर प्लेस करो। हेलो, आई रेड योर मैसेज, आई कैन श्योरली डू योर लोगो, कैन यू टेल मी दीज थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, ये भी गलत है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आपने ये उसके साथ ये सारे जो हमने वो चीजें पूछी हैं, फॉन्ट प्रेफरेंस, ठीक है, वो सारी चीजें मैं उससे पूछने लग गया हूँ एक साथ ही। कलर प्रेफरेंस, ये भी एक रॉन्ग तरीका है पूछ बात करने का, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। एक बंदा, फॉर एग्जांपल कुछ लोग है ना, बात करने की नेचर होती है, एक बंदा आपको 1 बाय 1 मैसेज कर रहा है, 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन आपकी उससे एक्सचेंज हो रही है एक एक लाइनर में, तो आप भी उसी के साथ अडेप्ट हो जाए। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको ये रिप्लाई नहीं करना, हेलो आई कैन श्योरली डू योर लोगो, अब मुझे ये सारी डिटेल प्रोवाइड करने लग जाए, उसको लगेगा कि आप उसका शायद इंटरव्यू कर रहा। आप ये रिप्लाई आपका सही है, हेलो थैंक यू फॉर रीचिंग मी आउट, आप उसको सबसे पहले थैंक करें, आई कैन हेल्प यू विथ योर लोगो बट कैन यू शेयर मी व्हाट बिजनेस इंडस्ट्री इज द लोगो फॉर। आपने एक एक करके उससे सवाल पूछा कि उसकी बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, उसने बताया मेरी रियल एस्टेट से रिलेटेड है। हाँ, हमने कहा ऑल राइट, कैन यू शेयर व्हाट इज द ऑडियंस यू आर टारगेटिंग, टारगेट ऑडियंस, मैं उन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जो स्टार्टअप्स ओन करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी कलर स्कीम क्या है, तो इस तरह मैं 1 बाय 1 उससे जो है डिटेल मांगूंगा। तो दीज आर द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दीज बायर्स। दूसरा बायर जो है, जो कि डिस्कस करता है डिटेल में, ये वही फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना प्रोजेक्ट जो प्रपोजल के लिए वो इधर भी ला के रख दिया। इस तरह आपको क्यूरीज भी आती हैं कि वो क्यूरीज फेंकते हैं कि आई हैव अ प्रोजेक्ट, और फिर आप उसका रिप्लाई किस तरह करते हैं। रॉन्ग रिप्लाई, ओके सर आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन, आई कैन डू योर लोगो, द कॉस्ट वुड बी $50 फॉर ऑल द वर्क। उसने कॉस्ट पूछी थी एंड पे, तो उसने मैंने आंसर किया। तो ये गलत है, हमने ना उसके सवालों का जवाब दिया, ना ये बताया कि हम उसका क्या आइडिया है, किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, और हमने सिंपली उसको कह दिया जी आई कैन डू योर लोगो और उसकी कॉस्ट $50 होगी। मतलब किस तरह करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कब तक करेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजों ने डिस्कस ही नहीं की। तो राइट इम्पैक्ट, राइट रिप्लाई होगा कि थैंक यू फॉर रीचिंग मी आउट फॉर प्रोजेक्ट, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आप उसको एप्रिसिएशन भेजें। आई हैव रेड योर क्यूरी एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद माय, अच्छा ये मैंने रिप्लाई जो पर्पल में लिखा हुआ है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मसला होता है, फॉर एग्जांपल अगर डिटेल में कोई क्यूरी आ जाए और उसको फौरन से रिप्लाई करने में, तो उसके उसके लिए आप 30 मिनट का टाइम ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप 30 मिनट बाद उसके पास वापसी पहुंचे। आप वो 30 मिनट का टाइम ले सकते हैं अपनी रिफ्लेक्शन करने के लिए, अपने माइंड को खोलने के लिए, माइंड मैपिंग करने में भी, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये प्रोजेक्ट में क्या चीज डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इस तरह फिर अपना रिप्लाई शुरू करेंगे कि आई हैव एनालाइज्ड और रेड द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यू शेयर्ड इन डिटेल एज यू मेंशन्ड। बिल्कुल जिस तरह मैंने प्रपोजल नहीं लिखा था उसी तरह ही मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, सारी उसी तरह ही मैं प्रोजेक्ट क्यूरी का रिप्लाई कर रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी $50, इफ यू हैव एनी बजट फील फ्री टू। अच्छा देखिएगा, एक चीज ये भी है बजट के हवाले से, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आपने जब कॉस्ट बतानी है बजट की, यानी टोटल प्रोजेक्ट की, तो आप लोगों ने ये भी पूछ लेना कि इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन अकोमोडेट। हमने एक फिक्स नहीं, इम्पोज नहीं करना, हमने उसको थोड़ा सा जो है ओपन एंडेड रखना है। हमने उनको भी कहना है कि अगर आपके पास कोई बजट है तो फील फ्री टू शेयर में, हम कोशिश करेंगे उसको अकोमोडेट करने की। और अगर नहीं कर पाएंगे तो हमने उसको रीजनिंग देनी है कि नहीं, आपका जो बजट है वो अनरियलिस्टिक है, इसमें जो काम होना है वो बहुत ज्यादा होना है, इसमें रेंडरिंग होनी है, इसमें डिजाइन होना है, इसमें कलर्स ऐड होना है। तो ये सजेशन है मेरी तरफ से कि आपको जब भी मैसेज आए आप उसको तीन इस तरह का डिटेल मैसेज आए ना, जिसमें क्यूरी बहुत डिटेल में मांगी हो, जिस तरह अभी साकिब ने भी शेयर किया था, तो उसको 2 से 3 दफा पढ़ें, अपने क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर लें, वही जो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्विकली सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑन गूगल एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट, वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। आंसर द क्वेश्चन इन सीक्वेंस, जो उसने अगर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप चीजें बताई हुई, उनको 1 बाय 1 आंसर करें आप, जिस तरह सीक्वेंस है उस हिसाब से आंसर करें। अब ये थर्ड किस्म का बायर है कि जो सैंपल के बारे में पूछ रहा है, एग्जैक्टली वही क्यूरी है, मतलब सिमिलर टू उसी तरह डिटेल में क्यूरी है, लेकिन वो सैंपल के बारे में पूछ रहा है, तो आप उस तरह के लोगों को, इस तरह के बंदे को ना इस तरह की सिचुएशन में सैंपल प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर वो इस तरह का जो है बायर है जो सैंपल मांग रहा है, जो कि सिर्फ कह रहा है कि मुझे आप हेल्प कर सकते हो, मुझे एक फ्री सैंपल चाहिए, जो अपनी डिटेल्स ही शेयर नहीं कर रहा, जो हमसे अपनी यानी कंपनी की डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा, बस उसका मकसद है कि उससे सैंपल मिल जाए या उसको आपको कोई पोर्टफोलियो मिल जाए। हो सकता है वो कोई और सेलर हो, वो दूसरों का पोर्टफोलियो इकट्ठा करके अपने पास इकट्ठा कर रहा हो कि मैं दूसरे सेलर्स को ये दिखाऊंगा और ऑर्डर पकड़ूंगा। तो इस तरह के जो
अगर तो किसी ने बड़े डिटेल में प्रोजेक्ट डिस्कस किया और फिर वो सैंपल मांगे तो उसको आप दे दें। अगर किसी ने सिंपली वन लाइनर में आपसे वो सैंपल मांग रहा है तो उसको आप सैंपल ना दें। इसका आप यही रिप्लाई करेंगे, मैं आपके साथ सैंपल शेयर कर सकता हूँ बट मुझे प्लीज उसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स दें। अगर वो नहीं देता डिटेल्स तो फिर आप सैंपल्स नहीं शेयर करेंगे। Rules of sharing the samples with buyer: share it if the buyer has shared complete details of his project. Do not share if buyer is reluctant to share complete details. Do not share if they're asking just your portfolio. तो ये मैंने रूल्स यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। और फोर्थ सिचुएशन ये है कि बायर्स जो कि आपसे पेमेंट मांगे, आपको इनवाइट करें स्काइप पर आने के लिए, ईमेल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो उनको सिंपली आप लोगों ने ये जवाब दे देना है, I cannot contact you on these platforms as it would violate the platform's terms and services. ये आपने एग्जैक्ट ये कॉपी करके जवाब दे दें, इससे आप अपने एंड से सेव हो जाएंगे। फाइवर, फ्रीलांसर पर आपको बैन नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये थी हमारी सारी प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन। अभी हमारी पोस्ट ऑर्डर यानी और ड्यूरिंग ऑर्डर रहती है, इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा जरा स्किल्स वगैरह इस डॉक्यूमेंट में हम दोबारा वापसी आएंगे और हम फिर ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन थोड़े से हम कोर्स के एंड वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक थी जी आज की क्लास, और यहाँ पर आप लोग जो है कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ओके, आई गेस सबको क्लियर है, तो फिर हम इस क्लास को एंड कर देते हैं और इंशाल्लाह आप लोग से कल मिलते हैं एट द प्रोवाइडेड टाइम। और तब तक के लिए आप लोगों ने एक दो टास्क करना है। नंबर 1, अपना फ्रीलांसर प्रोफाइल साइन अप करना है फॉर द नेक्स्ट वीक, उसको कंप्लीट करना है, उसके सारी इंफॉर्मेशन। और आप लोगों को मैं एक टास्क भी दूंगा प्रपोजल राइटिंग का, उस पर कोशिश करनी है आप लोगों ने प्रपोजल लिखना है जिस तरह भी आप लिखें। ऑलराइट, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आप डिटेल में देखिएगा। उसके अलावा आप लोगों ने Behance की प्रोफाइल बनानी है अपनी, और मेक श्योर कीजिएगा, मैं आप लोगों को टास्क दूंगा जो आप लोगों ने ग्रुप में करना है, वो मैं आप लोगों को सारा रिपीट कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह।